नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस रखिए, क्योंकि हम यहां पर अब डिस्कस करने जा रहे हैं डीएफसी सैल में साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। कुल मिलाकर 160 प्लस क्वेश्चन है, तो इसको आराम से देखिएगा और अपना नोट्स भी बनाते चलिएगा। यानी कि पूरी निचोड़ जो होगी एक ही वीडियो में होगी। अब देखिए पेपर जो है कौन कौन से हम डिस्कस करेंगे, तो ये 7 पेपर हैं, इसको हम डिस्कस कर लेंगे एक एक करके। तो बस इसको ध्यान से देखिएगा और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको ज्वाइन कर लीजिए और आपके पास भी पेपर है तो इस पे जो है भेज दीजिए gkfs25@gmail.com पे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये जनरल साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बेकिंग पाउडर कंटेन। तो देखिए बेकिंग पाउडर जो है क्या कंटेन करता है। तो बेकिंग पाउडर का अगर आपको सूत्र पता होगा तो NaHCO3 होता है। तो सोडियम जो है बाइकार्बोनेट इसका सही उत्तर होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। और देखिए इसको जो है खाने का सोडा भी इसको बोलते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए इसको बेकिंग पाउडर इज यूज्ड एज एंटासिड मेकिंग ब्रेड सॉफ्ट, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज ओनियन। तो देखिए ओनियन का कौन सा जो है प्याज पौधे का कौन सा भाग है। तो देखिए संशोधित भूमिगत पत्ते हैं, यानी कि मॉडिफाइड अंडरग्राउंड लीव है। मॉडिफाइड अंडरग्राउंड लीव है ओनियन, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो ओनियन बल्ब हैज़ बोथ ए मॉडिफाइड स्टेम एट द सेंटर सराउंडेड बाय अंडरग्राउंड मॉडिफाइड लीव। तो यानी कि जो सेंटर में है मॉडिफाइड स्टेम है, जबकि जो कि अंडरग्राउंड मॉडिफाइड लीव है सराउंडेड बाई, यानी कि ये पत्तियां जो है आपको देखने को मिल जाती है जो कि अंडरग्राउंड मॉडिफाइड लीव है। उसके बाद क्वेश्चन है कि इन द वेस्टर्न कंट्रीज रेडिएटर ऑफ द कार आर फिल्ड विद द अल्कोहल इंस्टेड ऑफ द वाटर। यानी कि पश्चिमी देशों मतलब यूरोप के बेसिकली देशों में, क्योंकि वहाँ ठंड जो है ज़्यादा पड़ती है, तो उनके जो कारों के रेडिएटर में पानी की जगह अल्कोहल भर दिया जाता है। क्यों? तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसका कारण क्या है? तो क्योंकि अल्कोहल हैज़ अ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन वाटर, यानी कि जो शराब में पानी की तुलना में कम हिमांक होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यानी कि अल्कोहल हैज़ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन वाटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। इस वजह से जो है जमती जल्दी नहीं है। अगर पानी का यूज़ करते हैं तो जल्दी फ्रीज हो जाती है, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए पश्चिमी देशों में जो कार के रेडिएटर होते हैं उसमें अल्कोहल जो है भरा जाता है पानी के बजाय। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए इसी में जो है आपको एक्सप्लेनेशन है कि रेडिएटर आर हीट एक्सचेंजर यूज टू ट्रांसफर थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर फॉर द पर्पस ऑफ द कूलिंग एंड द हीटिंग। द मेजोरिटी ऑफ द रेडिएटर आर कंस्ट्रक्टेड टू फंक्शन इन ऑटोमोबाइल बिल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए वाटर यूज्ड जनरली एज अ हीट रेडिएटर बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई जो हीट कैपेसिटी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अल्कोहल इज एडेड एज ए एंटी फ्रीज विद वाटर टू रेडिएटर इन कोल्ड कंट्रीज। तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके देखिए क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्टिंग 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड कंप्लीटली इनटू द लिक्विड। यानी कि 1 किलोग्राम ठोस को पूरी तरह से तरल में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है उसको क्या बोला जाता है। तो उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी इसको बोला जाता है। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि लैटेंट हीट क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ द हीट नीडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एनी सब्सटेंसेस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस विच आर स्वेट स्मेलिंग, यानी कि मीठी महक वाली इसमें से कौन है? तो एस्टर इसका सही उत्तर होगा। तो एस्टर जो है मीठी महक वाली है, यानी कि स्वीट स्मेलिंग करती है, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि विच द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। तो देखिए सर्कुलर पाथ में तो देखिए वर्क इजकल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस तो यहाँ पर जहाँ से चली थी वहीं आ गया, तो जीरो हो गया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि जीरो इसका जो है सर्कुलर पाथ पे मूविंग जो ऑब्जेक्ट होती है उसका वर्क डन जो है जीरो होती है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन बी यूज्ड एज ए नेचुरल इंडिकेटर फॉर एसिड एंड द अल्कली टेस्टिंग। यानी कि कौन सा पदार्थ जो है अम्ल और क्षार परीक्षण के लिए प्राकृतिक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो हल्दी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि टर्मरिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो इंडिकेटर्स होते हैं
वो यूज टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सब्सटेंसेस इज एसिड और बेस, यानी कि जो सब्सटेंसेस है वो एसिड है या बेस है, इसको इंडिकेट करने के लिए ही यहाँ पर इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। और इंडिकेटर जो होती है वो नेचुरल होती है, जो कि नेचुरल सोर्स से यानी कि प्लांट वगैरह से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पीटल्स जो नेचुरल जो है यहाँ पर इंडिकेटर है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर जो है वो लिटमस पेपर है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकन से, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और मैन मेड है जो फिनॉल, पेथिलीन, मिथाइल ऑरेंज और सम मैन मेड इंडिकेटर, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए इंडिकेटर जो यहाँ पर है वो कलर चेंज किस तरह से करता है, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो देखिए फिनॉल पैथिलीन जो है कलरलेस है, जो एसिडिक सॉल्यूशन में होगा, और पिंक हो जाएगा जब बेसिक सॉल्यूशन में। मिथाइल ऑरेंज है, रेड और ऑरेंज हो जाएगा जब एसिड सॉल्यूशन में है, येलो हो जाएगा जब बेसिक सॉल्यूशन में। लिटमस पेपर क्या करता है, तो एसिड में जो है नीला को यहाँ पर लाल कर देता है, और यहाँ पर बेस होगा तो लाल को नीला कर देता है। टर्मरिक क्या है, येलो कर देता है, और ये रेड कर देता है बेसिक में। चाइना रोज डार्क पिंक करता है और ग्रीन कर देता है बेसिक सॉल्यूशंस को। उसका देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विथ वाटर, यानी कि वाटर के साथ जो है कौन सा यहाँ पर जो धातु है, यानी कि पानी के साथ कौन सा धातु जो है बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो पानी से जो प्रतिक्रिया तेज़ी से करता है वो आपको सोडियम इसका सही उत्तर होगा। तो सोडियम इसका सही उत्तर होगा, इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। तो दोस्तों सोडियम इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स का, उसको मैंने आपके सामने रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है सबसे ज़्यादा है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद है सोडियम। तो देखिए ऑप्शन में पोटेशियम था, नहीं था, तो पोटेशियम के बाद क्या है, तो सोडियम इसका सही उत्तर होगा। अगर पोटेशियम होता तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा जो है रिएक्टिव मेटल है, और नीचे इस तरह से आएंगे तो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है जैसे कि गोल्ड। तो इस तरह से सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर एंड दस केप्ट इन किरोसिन। तो किरोसिन में इसलिए रखा जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ केन शुगर। तो देखिए केन शुगर यानी कि गन्ना की चीनी के रूप में सुक्रोज को जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सुक्रोज इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ग्लूकोज जो होती है ग्रेप शुगर होती है, ऑब्टेन फ्रॉम द रीप ग्रेप्स। सुक्रोज होती है केन शुगर जो कि शुगर केन से प्राप्त होता है, और फ्रक्टोज होती है फ्रूट शुगर जो कि वेरियस जो है फ्रूट से प्राप्त किया जाता है। तो सुक्रोज इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि द डिजीज कॉज बाय द डॉग बाइट। देखिए जब कुत्ते काटते हैं तो रेबीज हो जाता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, रेबीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए रेबीज जो है यहाँ पर वायरस होती है, जो कि साइंटिफिक नेम है जो है रेबीज लाइसा वायरस। तो लाइसा वायरस के कारण यहाँ पर होती है रेबीज, जो कि कुत्ते के काटने से होती है। अब देखिए क्वेश्चन है कि मेटल इज़ नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल, यानी कि धातु जो यहाँ पर ना ही मेलेबल है और ना ही डक्टाइल है, तो वो धातु कौन सा है, तो जिंक इसका सही उत्तर होगा। जिंक यहाँ पर दोनों में से कोई नहीं है, इसको जरूर ध्यान रखना है। यानी कि जस्ता जो है ना ही मेलेबल है और ना ही डक्टाइल है, यानी कि ना ही पत्तड़ के रूप में बना सकते हैं और ना ही उसको लंबे तार के रूप में खींच सकते हैं। क्वेश्चन है कि द डिजीज काला अजर इज कॉज्ड बाय। तो देखिए काला अजर जो होती है वो लिस्मेनिया के कारण होती है, तो इसको जरूर ध्यान रखना है। तो लिस्मेनिया के कारण जो है काला अजर होती है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द रेडियस ऑफ वायर, यानी कि तार के जो रेडियस होते हैं उसको मापने के लिए हम स्क्रू गेज का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए पेंच गेज। तो देखिए स्फेरोमीटर क्या होता है, स्फेरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द रेडियस और ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फीयर और कर्व्ड सरफेस। उसके बाद देखिए KIPS सिस्टम क्या होता है, KIP इज ए US कस्टमरी यूनिट ऑफ फोर्स, इट इक्वल टू 1000 पाउंड फोर्स, इट ओकेशनली कॉल्ड ए किलो पाउंड, तो इसलिए किलो पाउंड को KIP लिखते हैं। उसके बाद देखिए पोटेंशियोमीटर क्या होता है, तो इंस्ट्रूमेंट होता है डिजाइन टू मेजर एन अननोन वोल्टेज बाय कंपेयरिंग इट विद द नोन वोल्टेज। तो नोन वोल्टेज जो होती है उसको अननोन वोल्टेज के साथ जो है, यानी कि अननोन जो वोल्टेज होती है उसको नोन वोल्टेज के साथ जो है कंपेयर करते हैं और उसको जो है मेजर करते हैं, तो उसको पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा।
अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन अ ब्लू कॉपर, तो देखिए आयरन जो नेल होती है उसको ब्लू कॉपर के सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन, तो जो सॉल्यूशन होती है वो हरा बन जाती है। तो इसका कारण क्या होता है? तो दोस्तों इसका कारण होता है कि आयरन जो है डिस्प्लेस कॉपर, तो यानी कि लोहे तांबे को विस्थापित कर देता है। जो लोहा होती है वो तांबे को जो है विस्थापित कर देती है, इस वजह से जो है घोल जो है हरा हो जाता है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिसेलुलर, यानी कि कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो देखिए है इसमें से कौन कौन सा, तो देखिए एमीबा, एमीबा है, उसके देखिए पैरामीशियम है और यूग्लिना है। तो हाइड्रा जो है एक सेल वाला यहाँ पर ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो है, ध्यान रखिएगा, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। क्वेश्चन है कि द स्पाइनल कॉर्ड जो है प्रोटेक्टेड बाय, तो जो रीढ़ की हड्डी होती है स्पाइनल कॉर्ड वो किसके द्वारा सुरक्षित होती है? तो वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा जो है ये सुरक्षित होती है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ, तो देखिए रेट ऑफ इवोपरेशन जो है बढ़ जाती है किस वजह से? तो जो सरफेस एरिया अगर बढ़ जाती है तो रेट ऑफ इवोपरेशन जो है बढ़ जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, यानी कि सतह के क्षेत्र अगर बढ़ जाएगी तो यहाँ पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। उसका देखिए क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल, तो देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों की हेडलाइट में, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो वाहनों के हेडलाइट में और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का और हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कनकेव मिरर आर यूज्ड इन द टॉर्चेस, जो सर्च लाइट हेडलाइट ऑफ द व्हीकल टू गेट अ पावरफुल, और कनकेव मिरर को यहाँ पर सेविंग मिरर के रूप में डॉक्टर जो टीथ वगैरह देखते हैं उसमें इसका यूज भी किया जाता है। अब देखिए हाउ लो इज़ द ग्रेविटी ऑन द मून कंपेयर टू अर्थ, तो देखिए 6 गुना जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना गुना कम है? तो 6 गुना कम है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो 6 टाइम यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। अब देखिए द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ एक्सेलरेशंस ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड द वेट, यानी कि किसी पिंड पर कार्य करने वाले त्वरण गुरुत्वाकर्षण के गुण से शरीर पर लगाए गए बल को वजन कहा जाता है, यानी कि भार कहा जाता है। तो वेट इसका सही उत्तर होगा, तो वेट सही उत्तर ध्यान रख लीजिएगा। का है तो देखिए 11 नवंबर 2018 थर्ड शिफ्ट का पेपर है जो कि एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग यानी कि स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर का है। इसमें जनरल साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि बी कीपिंग इज आल्सो नोन है, तो देखिए बी मतलब होता है मधुमक्खी, तो मधुमक्खी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन जो है इसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं एपी कल्चर। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। और देखिए हिंदी में इसको मधुमक्खी पालन ही बोलते हैं, तो इंग्लिश में ही दिया लिखा रहता है एपी कल्चर, इस तरह से लिखा रहेगा एपी कल्चर किसको बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपी कल्चर, तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। उसका देखिए सेरी कल्चर, तो यहाँ पर सेरी कल्चर इंग्लिश से हिंदी में डायरेक्ट लिखा रहेगा कि सेरी कल्चर जो है किसको बोलेंगे? तो रेशम के कीड़ों का पालन, यानी कि रेशम के कीड़ों को पालन करने की जो यहाँ पर होती है तो उसको जो है सेरीकल्चर बोला जाता है। तो इस तरह से आपको, उसके बाद देखिए एक्वा कल्चर, तो इस तरह से आपको जलीय कृषि जो है उसको एक्वा कल्चर जो है बोला जाता है। और पीसी कल्चर जो है दोस्तों ये मत्स्य पालन को बोलते हैं। तो ये चारों जो है आपको जरूर ध्यान रखना है। तो देखिए जलीय कृषि को एक्वा कल्चर, सेरीकल्चर होता है रेशम के कीड़ों का पालन, पीसी कल्चर होता है मछलियों का पालन, एपी कल्चर होता है मधुमक्खियों का पालन। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लेना है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज़ लीटर, यानी कि जो वॉल्यूम यानी कि आयतन मापने की जो कॉमन इकाई है वो लीटर होती है, लेकिन उसको जो है 1 लीटर जो है किसके बराबर होती है? तो देखिए सभी यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो 1 लीटर बराबर होता है 1 क्यूबिक डेसीमीटर, यानी कि एक जो है यहाँ पर लीटर बराबर बात करते हैं तो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, यानी कि क्यूबिक डेसीमीटर होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में आपको क्या कोई दिख रहा है? जी हाँ, तो इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पर डी सही होगा, 1 डेसीमीटर क्यूब। अब क्या इसको हम सेंटीमीटर में अगर दिया रहता तो जी हाँ, यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा अगर कोई जो है यहाँ पर आपको कंटेनर है तो उसका जो है यहाँ पर 1 लीटर उसमें जो है अटेगा, यानी कि 1 लीटर जो है उसमें जो है पानी आ जाएगा। तो इस तरह से यानी कि 1000 अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो वो 1 लीटर
बराबर होता है। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए 1 लीटर को अगर मीटर में दिया रहेगा तब आपको किस तरह से, तो 0.001 मीटर क्यूब होता है। तो इस तरह से आपको सभी यूनिट में मैंने बता दिया है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक जो है जीवित उत्तक है, यानी कि जो प्लांट टिश्यू है वो लिविंग टिश्यू है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर है डी, पेरेन्काइमा इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, तो ये सरल अस्थाई पादप उत्तक है। ये क्या है, तो सरल अस्थाई, ये भी पादप उत्तक ही है। ये भी ध्यान रखना है कि स्क्लेरेन्काइमा और पेरेन्काइमा दोनों पादप उत्तक है, लेकिन जीवित अगर उत्तक की बात करते हैं तो पेरेन्काइमा है, जबकि यहाँ पर अस्थाई उत्तक की बात करते हैं तो ये स्क्लेरेन्काइमा है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए बहुत ही चर्चा में रहता है, क्योंकि इंडिया में खास करके हम बात करते हैं तो कुपोषण की जो है कमी, कुपोषण का शिकार देखने को मिलते हैं बच्चों में। तो इस तरह से बायो फोर्टिफिकेशंस करते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थ में जो है न्यूट्रेंट की मात्रा बढ़ाते हैं, कुछ आयरन बढ़ाते हैं। तो इस तरह से जो खनिज होते हैं उसको बढ़ाते हैं, विटामिन्स बढ़ाते हैं। तो इस तरह के जो है अगर हम खाद्य पदार्थों में एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बढ़ाते हैं तो उसको बायो फोर्टिफिकेशंस बोलते हैं। तो इसको करेक्ट उत्तर होगा बी, बायो फोर्टिफिकेशंस। इसको हिंदी में बोलते हैं जैव सुदृढ़ीकरण। जैव सुदृढ़ीकरण इसको बोलते हैं, इसको जरूर ध्यान रखना। अब देखिए बायो रिमेडिएशंस किसको बोलते हैं, इसको हिंदी में जैव उपचार बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दूषित मिट्टी और जो भूजल को साफ करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि मिट्टी अगर दूषित हो रखी है, भूजल अगर दूषित हो रखा है, तो उसको अगर हम साफ करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं जैव उपचार, यानी कि जीव के द्वारा ही उसको जो है उपचार किया जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाइड्रो पावर प्लांट में, यानी कि जल विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पन्न करने के लिए पानी की किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो देखिए इसमें बहुत आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि बांध में जो संग्रहित पानी होती है, यानी कि अगर हम डैम बना रखे हैं इसमें पानी संग्रहित होती है तो उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा ही इसका सही उत्तर होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। और इसको जो है पोटेंशियल एनर्जी को फिर क्या करते हैं कि टरबाइन के माध्यम से इसको काइनेटिक एनर्जी में बदलते हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को जो है काइनेटिक एनर्जी में, और उसके द्वारा फिर जो है आपको ध्यान रखना है कि फिर मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में उसको बदल दिया जाता है। तो फिर जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मोटर वगैरह चलता है, तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में कौन सा जो है कार्बन का यौगिक नहीं है। तो देखिए खनिज तेल है, ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कि लॉन्ग जो है यहाँ पर लंबी कार्बन श्रृंखला की यहाँ पर होती है, तो खनिज तेल है। घी भी है, ये भी आपको लंबी कार्बन श्रृंखला की ही देखने को मिलती है। टेबल शुगर, अगर हम टेबल शुगर की बात करते हैं तो इसका अगर हम सूत्र ही देख लेते हैं तो C12H22 और O11 होता है। तो देखिए कार्बन इसमें है तो कार्बनिक यौगिक है ये। नमक की बात करते हैं तो इसका होता है NaCl। तो क्या इसमें जो है कार्बन देखने को मिलता है? नहीं। तो ये कार्बनिक यौगिक जो है नहीं है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगी के दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए दंत चिकित्सक, यानी कि जो यहाँ पर बात करते हैं कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो कौन सा जो है यहाँ पर आपको मिरर का उपयोग करते हैं। तो देखिए मिरर होता है अभिसारी, यानी कि अवतल दर्पण। तो ध्यान रखना है, इसको हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण, यानी कि कॉन्केव मिरर या फिर अभिसारी जो है मिरर या फिर अवतल दर्पण। तो इसका जो है प्रयोग करते हैं, इसको जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर दर्पण का प्रयोग करते हैं तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं रोगी के दांतों को बड़ी छवि देखने के लिए जो दंत चिकित्सक होते हैं, यानी कि आपको डेंटिस्ट होते हैं वो। अब देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि हवा, तो हवा क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, यानी कि मिश्रण होता है जिसमें कि नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 78% करीब। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं, O2 की बात करते हैं तो 21% के आसपास। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्गन, तो आर्गन होता है 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात कर लेते हैं तो होता है, आपको ध्यान रखना है 0.036। तो देखिए इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए कि नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%।
तो इसको ध्यान रखिएगा। और हवा जो है एक मिश्रण है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। उसका देखिए क्वेश्चन है कि एक कार का औसत वेग जो है क्या होगा जो कि 2 घंटे में 80 किलोमीटर चली है। तो देखिए हम औसत वेग का अगर फार्मूला सिर्फ ध्यान रखते हैं कि औसत वेग बराबर क्या होता है कि कुल चली दूरी बटा कुल लगा समय, कुल चली दूरी बटा कुल लगा समय। तो कुल दूरी इन्होंने कितनी चली है तो 80, और कुल समय इन्होंने दिया है 2 घंटे। तो यानी कि कुल मिलाकर इसको देखिए सभी किलोमीटर प्रति घंटा में ही है, तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 40 इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत वेग हो जाएगा। उसके देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है बेकिंग पाउडर में मौजूद नहीं है। तो देखिए नहीं है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द बेकिंग पाउडर। तो देखिए बेकिंग पाउडर का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो NaHCO3 CO3 है। NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका जो है अगर बात करते हैं फार्मूला का नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए इसका उपयोग किस में करते हैं तो एंटासिड में करते हैं, या फिर ब्रेड को नरम करने में इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए इसमें सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो देखिए सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर नाइट्रोजन जो है देखने को नहीं मिलता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसके क्वेश्चन है कि उम्र के साथ आँख की समायोजन शक्ति में कमी आ जाती है। तो जिसके कारण देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो समायोजन क्षमता यानी कि एकमोडेशंस ऑफ आई जो है यानी कि पावर जो है डिक्रीज कर जाती है। और इसके कारण क्या होता है कि न दूर की वस्तु देख पाते हैं और ना ही नज़दीक की वस्तु देख पाते हैं। तो उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया यानी कि जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए निकट दृष्टि दोष किसको बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं। और मायोपिया मतलब मेरा पिया दूर गए तो दिखेंगे नहीं। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखती है, नज़दीक की दिखती है। अगर हम दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं तो इसमें दूर की वस्तु दिखती है, निकट की नहीं दिखती है। और यहाँ पर जरा दृष्टि दोष में दोनों नहीं दिखती है, न पास की न दूर की। और यहाँ पर हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया में सुधार करने के लिए हम द्विफोक्सी लेंस की उपयोग करते हैं। द्विफोक्सी लेंस यानी कि बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें न नज़दीक की दिखती है और ना ही दूर की दिखती है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक एजेंट जो है मलेरिया का कारण है। तो देखिए ये सिंपल है, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। ध्यान रखिएगा प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रोटोजोआ इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मादा एनोफ्लीज जो है मच्छर होती है, उसके काटने से प्लाज्मोडियम नामक जो है प्रोटोजोआ जो है शरीर में प्रवेश करती है। तो इस वजह से जो है तो यानी कि इसका वाहक कौन है तो मादा एनोफ्लीज मच्छर है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मच्छर इसका जो है वाहक है और ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ जो है शरीर के अंदर चली जाती है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे जीव मंडल का एक जैविक घटक है। तो देखिए जीव मंडल में 2 तरह के घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। यानी कि जैविक घटक जो जीवित होते हैं और अजैविक घटक जो यानी कि जो निर्जीव होते हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखना है। तो देखिए सूरज की रोशनी क्या है तो ये अजैविक घटक है, वायु अजैविक घटक है, मिट्टी अजैविक घटक है। जबकि सूक्ष्म जीव की बात करते हैं यानी कि माइक्रोब्स की बात करते हैं तो ये जैविक घटक का एग्जाम्पल है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। इसको जरूर ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मनुष्यों में एलिवियोली जो है किसके प्रणाली का एक हिस्सा है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये श्वसन तंत्र का एग्जाम्पल है। मनुष्यों में एलिवियोली जो होती है श्वसन के प्रणाली का एक हिस्सा है, यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम का एक हिस्सा है। इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के नाभिक में देखिए न्यूट्रॉन जो है नहीं होता है। अब देखिए नाभिक में क्या होता है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है जनरली, लेकिन इसमें जो है न्यूट्रॉन अनुपस्थित है। तो देखिए हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं प्रोटियम, उसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इस तरह से इसका फार्मूला भी देख लीजिएगा कि H अगर 1 रहे तो प्रोटियम है, H1 और 2 रहे तो यहाँ पर ड्यूटेरियम है, और यहाँ पर ट्राइटियम H13। अब देखिए ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को ही यहाँ पर भारी जल बोलते हैं। जैसे कि D2O अगर है तो ड्यूटेरियम के ऑक्साइड है और इसको भारी जल जो है यहाँ पर बोला जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए
प्रोटियम में बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो H1 है तो ये 1 आपको एटॉमिक नंबर हो गया और एटॉमिक मास हो गया। तो देखिए मास नंबर को अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखिए प्रोटॉन तो यहाँ पर होते हैं, तो यानी कि अगर हम बात करते हैं मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखिए मास नंबर ही एक है, प्रोटॉन एक है, तो न्यूट्रॉन यहाँ पर जो है 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए ज़्यादा और समझने के लिए इस पे आइए, तो देखिए यहाँ पर आपको तीनों जो है क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है उसको देख लीजिएगा कि किसमें कितना जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तीनों जो है आइसोटोप्स में। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन अनुपस्थित है प्रोटियम में, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसी तत्व के निम्नलिखित में से किस गुण पर आधारित होते हैं। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी जिसके मोस्टली जो है प्रतिपादक माने जाते हैं, तो इसमें जो है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पे सजाया गया है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है, तो यानी जो आवर्त होते हैं यानी कि जो लेटे हुए होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, उसको जो है आवर्त बोलते हैं यानी कि पीरियड बोलते हैं। तो इसमें जो है एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में इसको जो है रखा गया है। और अगर हम बात करते हैं कि इसमें पीरियड कितने होते हैं, तो 7 होते हैं यानी कि 7 आवर्त होते हैं। और वर्ग कितने होते हैं यानी कि ग्रुप तो 18 होते हैं। एक क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं यानी उसको बोलते हैं आवर्त, और वर्टिकल लाइन को ग्रुप बोलते हैं जो कि 18 है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है उसको जो है एटॉमिक मास के आधार पे जो है रखा गया था। तो अगर मेंडलीव होता तो एटॉमिक मास, अगर मोस्टली यानी कि जो आधुनिक परमाणु आवर्त सारणी है वो एटॉमिक नंबर के आधार पे सजाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो उसको नाइट्रीकरण बोलते हैं। करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है समाधान जो है अम्लीय नहीं है। तो देखिए अम्लीय यानी कि पीएच स्केल की बात करते हैं तो 7 को हम मानते हैं न्यूट्रल, 7 को न्यूट्रल मानते हैं जो कि शुद्ध जल का होता है। 7 से अगर कम होती जाएगी तो एसिडिक नेचर का होता है, और 7 से ऊपर जाएगा तो बेसिक नेचर तक होता है। 0 से 14 तक इसका चलता है। अब देखिए खून, तो खून का होता है 7.4 होता है। तो देखिए यही जो है करेक्ट उत्तर होगा। खून जो है अम्लीय प्रकृति का नहीं है, ये बेसिक प्रकृति। नल का जल जो है यानी कि टैप वाटर जनरली जो है एसिडिक नेचर का होता है। सिरका जो है यहाँ पर आपको यानी कि विनेगर जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। और इसका हम बात करते हैं नींबू का रस का होता है 2.4, तो ये वेरी जो है एसिडिक नेचर का होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ल्स डार्विन ने किसका विचार दिया था। तो देखिए चार्ल्स डार्विन ने विकास यानी कि इवोल्यूशंस का विचार यहाँ पर दिया था। उन्होंने जो है अपनी पुस्तक एक लिखी थी, जरूर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज़ के नाम से। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज़ पुस्तक के नाम पे इन्होंने जो है लिखी थी और उसको पब्लिश किया था 1850 में, यानी कि 1850 में पब्लिश पुस्तक इनकी थी द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज़। इसमें इन्होंने इवोल्यूशंस और जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नामक जो है थ्योरी इन्होंने दिया था। और इसके लिए इन्होंने मटर पौधे का उपयोग किया था। किस पौधे का उपयोग किया था, तो मटर पौधे का। इसलिए इनको जो है फादर ऑफ जो है इवोल्यूशंस बोला जाता है। यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो करेक्ट उत्तर इसका इवोल्यूशंस यानी कि विकास इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने की व्याख्या करता है। तो देखिए न्यूटन का जनरली 3 नियम माना जाता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ जो न्यूटन होता है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जड़त्व का नियम भी जानते हैं। और दूसरे नियम से क्या बल्कि व्यंजक जो है प्राप्त होती है, यानी कि F जो ma निकलती है वो जो है न्यूटन के दूसरे नियम से निकलती है। और थर्ड नियम कहती क्या है कि फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर जो है यानी बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो देखिए जब गोली चलती है तो बंदूक पीछे हटती है, तो गति के तीसरे नियम की आपको परिभाषित करती है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की अगर हम बात करते हैं तो इसके अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। दोनों पिंड जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि पृथ्वी भी और चंद्रमा भी। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम यही बोलता है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण के नियम इस तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं। 2 पिंड है जैसे कि एक पृथ्वी और एक चंद्रमा, दोनों एक दूसरे के प्रति खींचते हैं। तो F1 बराबर F2 होता है और इसका वैल्यू ध्यान रखिएगा G m1 m2/r² होता है। और r इन दोनों के बीच की दूरी होती है जो कि व्युत्क्रम में स्क्वायर होता है। और इस g का वैल्यू होता है यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। इसका वैल्यू जरूर
जरूर ध्यान रखिएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो इसको तो नोट डाउन करके रख लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू क्या होता है। कभी कभी इसके यूनिट भी पूछा जाता है, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा अनुपस्थित होता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि एनिमल सेल में जो है कौन सा जो है अब्सेंट होता है यानी कि अनुपस्थित होता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कोशिका झिल्ली की यानी कि सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए ये इसमें जो है दोनों में होता है, नाभिक जो है यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो ये भी होता है, जबकि यहाँ पर सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है कौन, तो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। इसको जरूर ध्यान रखना है कि प्लांट सेल में ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कि प्लांट सेल में जो है और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। तो एनिमल सेल में जो है सेल वॉल नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में उपस्थित होता है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, इसको HIV बोलते हैं। तो ये जो है इवेड्स एंड डैमेज द, तो देखिए ये जो इम्यून सिस्टम होता है यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसी पे जो है आक्रमण करता है और उसी को नष्ट करने की कोशिश करता है। और इससे जो है यानी कि HIV से क्या होता है, तो एड्स रोग हो जाता है। ध्यान रखिएगा, एड्स रोग हो जाता है HIV से। तो इसको ध्यान रखना है, एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। तो HIV जो देखिए वायरस है यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, और एड्स जो है बीमारी है जो कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है, जो कि प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा मापने का एक उपकरण है। तो देखिए जो एम्पियर मीटर यानी कि अमीटर इसका सही उत्तर होगा। और देखिए वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर मापते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए वोल्ट मीटर से जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर मापते हैं। उसके बाद बिजली का मीटर से जो है यहाँ पर कितने यूनिट का खपत कर रहे हैं उसको माप लेते हैं। पोटेंशियोमीटर से भी यहाँ पर जो है आपको विभवांतर मापते हैं। और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर से पूछा जाता है। तो देखिए एमीटर से जो होती है उससे हम विद्युत धारा मापते हैं, और गैल्वेनोमीटर से भी हम जो है यहाँ पर विद्युत धारा ही मापते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी वाले यानी कि स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट जहाँ मेजर करने के लिए होते हैं तो वहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ए, जो एमीटर इसका सही उत्तर होगा। डिस्कस कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिडी, जिसका 28 सितंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। इसमें जनरल साइंस के कुल मिलाकर 24 प्रश्न पूछे गए थे, सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो देखिए इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा कि सत्य पूछा जा रहा है या फिर असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट है कि सांस लेने के दौरान पसलियाँ जो है बाहर निकल जाती है। तो देखिए पसलियाँ को बोलते हैं रिब्स। तो रिब्स क्या बाहर निकल जाती है सांस लेने के दौरान, तो जी हाँ बिल्कुल सही है। उसके सांस छोड़ने के दौरान पसलियाँ आगे बढ़ जाती है, तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए सही होगा दोनों स्टेटमेंट से। बेसिकली देखिए होता क्या है, जब सांस लेते हैं तो मसल जो हमारी होती है तो मांसपेशियाँ यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसके कारण रिब्स जो है अपवर्ड एंड आउटवर्ड निकल जाती है यानी कि बाहर निकल जाती है। और सांस जब छोड़ते हैं तो यहाँ पर जो है रिब्स जो है इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ आ जाती है और नीचे की तरफ चल जाती है यानी कि बाहर यहाँ पर आगे बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपको दोनों यहाँ पर कथन बिल्कुल सत्य है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। यहाँ भी देखिए सही युग्म ही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर मीडियम पूछे ओपेक है, ट्रांसलूसेंट है, और एक होता है ट्रांसपेरेंट। तो देखिए बेसिकली दो यहाँ पर डिफिनीशन दिए हुए हैं, अपारदर्शी का और पारभासी का। तो देखिए इसमें क्या होता है, अपारदर्शी यानी कि ओपेक जो मीडियम्स होता है उसमें क्या होता है कि डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, यानी कि प्रकाश को उनके बीच से गुजरने की अनुमति नहीं होती है, बिल्कुल सही है। और पारभासी में क्या होता है कि इसमें प्रकाश को आंशिक रूप से जो है गुजरने दिया जाता है, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, इसका सटीक उदाहरण है। तो पारभासी वही होता है। एक होता है ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, इसमें जो है आर पार जो है जा सकती है। तो यहाँ पर दोनों बिल्कुल कथन सही है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए ही सही होगा। तो एक और दो दोनों सही होगा। इस तरह से देखिए DFC साल में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आए थे साइंस में, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिए कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और परमाणु द्रव्यमान होता है 12। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो 12 इसका सही होगा, 12 इसका परमाणु द्रव्यमान जो है 12 सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गति का समीकरण नहीं है। अब देखिए नहीं है यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए गति के 3 समीकरण जो है बेसिकली होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पहला समीकरण है, देखिए नंबरिंग से भी याद रखना है कि पहला समीकरण कौन होता है, दूसरा समीकरण कौन होता है, तीसरा समीकरण कौन होता है। तो गति के 3 समीकरण में से पहला समीकरण होता है v इजकल टू यू प्लस ए टी। v इजकल टू यू प्लस ए टी, यानी कि v माइनस यू इजकल टू ए टी, इसको कर सकते हैं। तो देखिए तीसरा जो यहाँ सी में लिखा हुआ है वो आपको पहला जो है समीकरण है गति का। उसके बाद दूसरा होता है दोस्तों यानी कि v स्क्वायर बराबर दूसरा ध्यान रखिएगा कि दूसरा कौन होता है। दूसरा डी में जो ऑप्शन है यानी कि s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये दूसरा समीकरण है। और तीसरा समीकरण है ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो क्या ऑप्शन बी का मैंने जिक्र किया? नहीं। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर दिया हुआ है एस इजकल टू वी माइनस यू, एक कोई भी गति का समीकरण नहीं है, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन ये नहीं है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि टाइफाइड जो है किसके कारण से होता है। तो देखिए टाइफाइड जब होती है तो तेज बुखार, दस्त, उल्टी सभी लग जाती है, और ये जीवाणु के कारण होता है, यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। और जीवाणु का नाम अगर पूछा जाए तो साल्मोनेला टाइफी इसका नाम होता है। तो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है उसके कारण जो है टाइफाइड हो जाता है, और इसमें जो है तेज बुखार, उल्टी, दस्त सब जो है लग जाती है। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि टाइफाइड जो है जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 मोल जो है कार्बन परमाणु बराबर जो है कितने ग्राम कार्बन परमाणु होते हैं। तो 1 मोल अगर कार्बन परमाणु है तो यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि 12 यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो 12 ग्राम जो है कार्बन परमाणु होंगे, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव को कितने जगतों में जो है विभाजित किया गया है। तो यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको कितने जो है किंगडम में जो है डिवाइड किया गया है। तो देखिए विटेकर ने यहाँ पर दिया था कि 5 जो है 5 वर्गों में इसको क्लासिफिकेशंस किया जाए, तो विटेकर वाला ही सर्वमान्य होता है। तो इसमें जो है 5 जो है इसका सही उत्तर होगा। तो बी इसका सही उत्तर होगा कि 5 जो है किंगडम में इसको विभाजित किया गया है ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि जीवों को। और ये 5 जो है किंगडम का नाम कौन कौन होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया, यानी कि प्लांट के लिए प्लांटी, एनिमल के लिए एनिमेलिया, उसके बाद फंजाई, प्रोटिस्टा और मोनेरा। तो 5 जो है वर्गीकरण आपको जरूर ध्यान रख लेना है कि ऑर्गेनिज्म को 5 जो है किंगडम में विभाजित किया गया है। पांचों का नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक जो है ऊष्मा स्थानांतरित होती है, तो इसको क्या बोलते हैं। तो देखिए अगर प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क से अगर ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है तो उसको जो है यहाँ पर चालन बोलते हैं, यानी कि कंडक्शंस बोलते हैं। और यहाँ पर जो है इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए बेसिकली जो है 3 मोड होते हैं जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हीट का ट्रांसफ़र करने के लिए, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो यहाँ पर संवहन में होता है कि यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और विकिरण में, रेडिएशंस में जो है बिना कोई कांटेक्ट के यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। जैसे सूर्य से जो प्रकाश आती है वो विकिरण के द्वारा ही आती है। इस तरह से इसका करेक्ट उत्तर होगा डी, चालन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मस्तिष्क के कितने प्रमुख भाग होते हैं। तो देखिए अपना जो मस्तिष्क होता है वो एकदम इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। तो मेन कंट्रोल पॉइंट अगर बात करते हैं तो मस्तिष्क होता है, यानी कि ब्रेन होता है। और इसके मुख्यतः जो है 3 भाग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 3 इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए 3 भाग में अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखिए 4 ब्रेन होता है, 4 ब्रेन बोलते हैं इसको, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। और दूसरा इसको ध्यान रखना है 4 ब्रेन हो गया। दूसरा हो गया आपको मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क हो गया। और तीसरा हो गया यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन इसको ध्यान रखना है। तो हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। तो 3 4 मिड और हिंड, यानी कि अग्र, मध्य और पश्च जो है मस्तिष्क इसको बोलते हैं। अब देखिए 3 भाग तो मैंने बता दिया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मैंने तो पढ़ा है कि सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है भाई, आपने तो बताया ही नहीं। तो दोस्तों ये पाया जाता है आपको 4 ब्रेन में, यानी कि जो अग्र मस्तिष्क होता है उसी में पाया जाता है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का नाम क्या है, यानी कि नेम क्या है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें जो है पेप्सिन सही होगा। पेप्सिन इसका यानी कि पित्त का एक प्रधान अंश है पेप्सिन, उसका जो है सही उत्तर होगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो पेप्सिन ये पेट से स्रावित होता है और ट्रिप्सिन होता है वो अग्नाशय से स्रावित होता है। तो इसको ध्यान रखना है, यानी कि सेक्रेट जो होता है वो पेट से पेप्सिन और अग्नाशय से ट्रिप्सिन। अब देखिए काम क्या होता है, तो जो पेप्सिन होता है वो अंतर्ग्रहण जो भोजन करते हैं उसके में उसमें जो प्रोटीन होता है उसको पचाने का काम करता है पेप्सिन। और ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, ये भी जो है पाचक एंजाइम के रूप में ही जो काम करती है। तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है। तो अंतर्ग्रह भोजन के प्रोटीन को पचाने का काम पेप्सिन करता है, तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है। करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो देखिए सही कथन ही पूछा जा रहा है। तो देखिए स्टील में धोने की गति कांच में धोने की गति से अधिक होती है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर ध्वनि यानी कि साउंड ट्रेवल कर रही है तो उसके लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। सबसे पहला मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, उसको जो है वैक्यूम में नहीं चलती है साउंड। अब देखिए मीडियम में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो ध्यान रख लेना है दोस्तों कि जैसे कि ठोस में ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा, फिर जो है आप द्रव में और गैस में सबसे कम होती है, इसको ध्यान रख लेना। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब देखिए साउंड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह का वेव है। तो साउंड जो है एक मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल में भी अगर क्लासिफिकेशंस किया जाए तो ये आपको दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो स्टील में ध्वनि की गति कांच में ध्वनि की गति से अधिक होती है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए पीतल में ध्वनि की गति हीलियम से अधिक होती है, क्योंकि हीलियम गैस है तो इससे तो ज़्यादा ही पीतल होगी। अब यहाँ पर स्टील जो है स्टील में जो है सबसे ज़्यादा लगभग पाई जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब देखिए ठोस में सबसे ज़्यादा, गैस में उससे कम, उसके बाद ठोस के बाद द्रव, द्रव के बाद गैस। तो इस तरह से क्रम ध्यान रखना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सॉलिड में, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम जो है साउंड की गति होती है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सत्य कथन ही पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि गर्म करने पर वायु फैलती है। जी हाँ, गर्म जब करिएगा तो वायु फैल जाएगी। और गर्म हवा ठंडी हवा से भारी होती है। क्या ऐसा सही है? नहीं, क्योंकि गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा से हल्की हो जाती है, इस वजह से ये ऊपर उठ जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर होगा डी, केवल एक ही सही है। यहाँ पर केवल एक ही सही है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो देखिए सत्य कथन ही पूछा जा रहा है। तो देखिए रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। जी हाँ दोस्तों, ब्लड एक जो है लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, इसको जरूर ध्यान रखना है। और हड्डी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। जी हाँ, बोन भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही है। तो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि बोन और रक्त दोनों, यानी कि हड्डी और रक्त दोनों जो है कनेक्टिव टिश्यू है। तो करेक्ट उत्तर इसका होगा ए, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो देखिए सत्य कथन ही इसमें भी पूछा जा रहा है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल खट्टे होते हैं। और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, बिल्कुल कड़वे होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट अगेन सही हो गया। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर को किस रूप में दर्शाते हैं। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर को यहाँ पर दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, जिसको लिखते हैं CaOCl2। तो देखिए इस तरह से लिखा किस में है, तो सी में है। तो सी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसका अदर नेम है। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर इसको बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नींबू के रस का pH मान कितना होता है। तो देखिए pH मान पावर ऑफ H इसको बोलते हैं, pH को। अब देखिए इसको पावर ऑफ H के रूप में 0 से 14 तक के इसको दर्शाते हैं। 7 को न्यूट्रल मानते हैं और 7 से कम होगा, जिस तरह से बढ़ते जाएगा तो एसिडिक होते जाएगा नेचर में। 7 से ऊपर 14 तक जाएगा तो ये बेस जो है मजबूत होते जाएगा। अब देखिए नींबू के रस का pH मान 2.2 के लगभग होता है। तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है। करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। इसको ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीवों का कौन सा जोड़ा जो है सही है। अब देखिए सही पूछा जा रहा है। तो देखिए स्पाइरोगाइरा
क्या शैवाल की कैटेगरी में आता है? उसके बाद अमीबा क्या कवक की कैटेगरी में आता है? तो देखिए अस्पायरोगायरा जो है वो शैवाल की कैटेगरी में आता है, यानी कि अलगी है, तो अस्पायरोगायरा जो है वो ग्रीन एल्गी की कैटेगरी में आता है। जबकि अगर हम बात करते हैं अमीबा की, तो अमीबा कवक की श्रेणी में नहीं आता है, कि नहीं, यानी कि फंजाई नहीं है। अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और अपना शेप जो है बदलते रहता है, एक कोशिकीय जीव है, इसको ध्यान रखना है। तो करेक्ट उत्तर केवल एक ही सही होगा, तो यानी कि डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए यहाँ पर अगेन जो है कौन सा युग्म सही है वही पूछा जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? तो अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति और छवि की स्थिति, यानी कि वस्तु, यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए अगर हम रखते हैं वस्तु को सी पर, यानी कि सी पर रखते हैं सेंटर पे, तो कहाँ पर छवि बनती है? सी पर। या फिर हम एफ पर रखते हैं तो अनंत पर बनता है। तो देखिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? तो देखिए दोनों स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है कि अगर वस्तु को हम सी पर रखेंगे, यानी कि केंद्र पे, तो सी पर ही उसका जो है बनेगी। और अगर हम फोकस पे रख दीजिए, मेन फोकस पे अगर रख देंगे, तो उसका प्रतिबिंब जो है बनेगा वो अनंत पे बनेगा। तो इसको दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? फिर से कथन सही पूछा जा रहा है। अब देखिए इसमें जो है डक्टिलिटी का डेफिनेशंस जानते होंगे। तो प्रॉपर्टी होता है मेटल का जिसके द्वारा जो है ड्रॉ करते हैं वायर के रूप में, किसी ऑब्जेक्ट को अगर लंबे तार के रूप में अगर खींच कर बना सकते हैं तो उसको बोला जाता है कि उसमें डक्टिलिटी है। और अगर किसी जो है वस्तु को प्रॉपर्टी जो होता है उसको अगर हम पतले चादर के रूप में बना सकते हैं तो उसको मलेबिलिटी बोलते हैं, यानी कि लचीलापन बोलते हैं, आघातवर्ध बोलते हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिए, यानी कि आघातवर्धनीयता बोलते हैं, यानी कि मलेबिलिटी बोलते हैं। तो इस तरह से पतले चादर के रूप में तो मलेबल है, अगर पतले तार के रूप में खींचे जा सकते हैं तो लचीलापन है, यानी कि डक्टिलिटी है। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं तो उल्टा दिया हुआ है। तो इसका अगर यहाँ पर डक्टिलिटी काट के अगर मलेबिलिटी होता तो ये सही होता, यहाँ पर मलेबिलिटी काट के डक्टिलिटी होता तो ये सही होता, यानी कि दोनों कहने का मतलब है कि उल्टा दिया हुआ है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही गलत हो गया। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, ध्यान रखिएगा, ना तो एक और ना ही दो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन जो का उपयोग करके जो है प्रजनन करता है? यानी कि जीव आपको बताना है कि वो विखंडन करके ही वो जो है प्रजनन करता है, यानी कि फॉलोइंग रिप्रोड्यूस यूजिंग फिजन। तो इसको ध्यान रखना है। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है अमीबा सही होगा। अमीबा जैसा कि मैंने बताया एक कोशिकीय जीव है और ये अपना जो है प्रजनन जो है विखंडन करके ही करता है, इसको जरूर ध्यान रखना है। तो अमीबा इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आवृत्ति के संबंध में, यानी कि फ्रीक्वेंसी के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है? तो सही स्टेटमेंट ही यहाँ पर अगेन पूछा जा रहा है। तो देखिए आवृत्ति हर्ट्ज के रूप में व्यक्त की जाती है। जी हाँ, आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। तो पहला देखिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़िए कि एक हर्ट्ज की आवृत्ति जो है प्रति मिनट एक दोलन में होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ओसिलेशन पर मिनट। तो देखिए पर मिनट की जगह यहाँ पर सेकेंड अगर दिया रहता तो सही होता। तो यहाँ देखिए यही कारण एक गलत हो गया। तो यहाँ पर केवल जो है डी सही होगा, यानी कि केवल एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, वो भी पहला नंबर का। तो डी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ओसिलेशंस पर सेकेंड होता है, न कि पर मिनट। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 12 है, चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा? अब देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, सीधे जो है 12 को 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/6 होता है, तो आंसर 2 है भी नहीं आंसर। तो यहाँ पर आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान जो है सभी जगह सेम ही होता है, यानी कि जो है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू प्लेस। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, चाहे कहीं भी जाए मास जो है सेम रहता है, घटता बढ़ता सिर्फ और सिर्फ वेट होता है। क्यों? क्योंकि जी का मान जो है पोजीशन के अनुसार जो है चेंज होते रहता है। तो यहाँ पर जो है जी का मान जो है यहाँ पर आपको 1/6 होता है चंद्रमा पे। तो देखिए 1/6 हो गया, यानी कि अगर हम बात करते हैं W इजकल टू ध्यान रखिएगा mg होता है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास देखिए 12 है और ग्रेविटी जो है यहाँ पर 9.8 होता है, और इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 6 को काटेंगे 12 को 2 से, 9.8 इंटू 2 19.6 इसका सही उत्तर होगा। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, छोटी सी न्यूमेरिकल है, इसको आप कर सकते हैं। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में। 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज की, इसको जरूर ध्यान रखना। अब देखिए आप लोगों को एक कन्फ्यूजन्स है कि मैं जब शायद क्लास में मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पर प्रोटॉन की खोज किसने की, तो गोल्डस्टीन मैंने बताया था।
लेकिन कई जगह जो है प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड भी दिया रहता है। तो जी हाँ, रदरफोर्ड बिल्कुल सही है। अगर हम गोल्डस्टीन की बात करते हैं तो वो खोज किसकी की थी? तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन द न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ पर अगर न्यूक्लियस पढ़े होंगे तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो देखिए प्रोटॉन ही होता है यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जबकि न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई है। तो कभी कभी जो है गोल्डस्टीन भी ऑप्शन में दिया रहता है और वहाँ पर रदरफोर्ड ना दिया रहेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर प्रोटॉन की अगर बात की जाए तो इसको ध्यान रखिएगा कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों को माना जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। और यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज में कोई भी यहाँ पर सस्पेंशन नहीं है, इसका जेम्स चैडविक ही होगा। और जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पर जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, एक जैसे वायर है तो इससे विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो देखिए इस पे निर्भर करती है, लंबाई पे और मोटाई दोनों पे निर्भर करती है। इसको ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए R इजकल टू होता है रो L/A। तो इस तरह से इस पर ध्यान रखिएगा। और H इजकल टू होता है I²RT इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपको लंबाई और मोटाई दोनों पे निर्भर कर रही है। तो करेक्ट उत्तर होगा ए, 1 और 2 दोनों। जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है DFCCIL में जो रिक्रूटमेंट हुई थी 2021 में, उसका पेपर हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD का, जो कि 28 सितंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। इसमें जनरल साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि कौन सा कथन जो है सही है। तो देखिए जरूर देखना होगा एग्जाम में कि आपको सही कथन पूछा जा रहा है या फिर गलत कथन। अब देखिए जी का मान जो है भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होता है। अब देखिए इसको हम समझाते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो देखिए एक जो है फार्मूला जो है आप जानते होंगे कि F इजकल टू G कैपिटल M स्मॉल m और डिवाइडेड बाई R²। इसको आप mg भी लिख सकते हैं क्योंकि F इजकल टू mg होता है। m से m स्मॉल से काट दीजिए तो देखिए g यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, यानी कि R जो यहाँ पर आपको रेडियस को यहाँ पर दर्शाता है। तो इस तरह से जिसका रेडियस जो है ज़्यादा होगा तो उसका जी जो है कम होगा। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर हम भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है रेडियस ज़्यादा होता है और ध्रुवों पर रेडियस कम होता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर जी का मान जो है ज़्यादा होगा ही। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। उसके देखिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 होता है। जी हाँ, क्योंकि जी का वैल्यू जो है चंद्रमा पर जो है 1/6 होता है, इस वजह से भार भी वहाँ पर 1/6 हो जाएगा, क्योंकि मास जो है वहाँ पर चेंज नहीं होता है, क्योंकि मास सभी स्थान पे बिल्कुल सेम ही रहता है। तो इस तरह से आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान रख पा रहे होंगे। तो दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। अब देखिए सुचालक नहीं है पूछा जा रहा है, यानी कि इसमें से कौन सा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सोना है, चांदी है, लोहा है। तो तीनों, और चांदी तो यहाँ पर बेस्ट कंडक्टर ऑफ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन इस महंगे होने के कारण हम जनरली जो है कॉपर का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कांच यहाँ पर जो है कंडक्टर नहीं है, ये इंसुलेटर की श्रेणी में आता है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, यानी कि कुचालक की श्रेणी में आता है। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा ए, कांच इसका सही उत्तर होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि जो है कैसी होती है। तो देखिए समतल दर्पण जैसे कि आप लोग जो है मिरर देखते होंगे सुबह शाम जो है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो है सीधा दिखता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि क्या दिखता है, तो सीधा दिखता है और वस्तु के समान आकार का ही दिखता है, वस्तु के समान आकार का ही दिखता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यानी कि इरेक्ट एंड द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पर कि अगर पूरी प्रतिबिंब आपको देखनी है प्लेन मिरर में, तो कितना साइज का यहाँ पर प्लेन मिरर चाहिए आपको। तो देखिए जितनी आपकी हाइट है उसकी अगर हाफ साइज़ का जो है ले आते हैं मिरर, तो आपको फुल साइज़ आपको दिखेगी। तो ऐसा यानी कि अगर 5
फीट का आप हैं तो 2.5 फीट का मिरर रखिए, आपको फुल इमेज वहाँ पर दिखाई देगी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट जो है ज़रूर ध्यान रखना होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों का साम्राज्य है, यानी कि जो किंगडम ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 5 जो है किंगडम जनरली माने जाते हैं, जो कि विटेकर के द्वारा जो है दिए गए थे, जिसमें कि आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लंटी और एनिमेलिया है। तो यहाँ पर देखिए मोनेरा भी है, प्रोटिस्टा भी है, तो यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही होगा, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, यानी कि ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पर किसका जो है रासायनिक नाम जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो देखिए इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 इसको लिखते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे कि जैसा कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, और ये होता है खाने का सोडा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। तो ध्यान रखिएगा खाने का सोडा। अब देखिए धोवन सोडा यानी कि धुलाई का सोडा होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और साधारण नमक का NaCl होता है। ब्लीचिंग पाउडर का अगर सूत्र पूछा जाए तो CaOCl2 होता है, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है। तो देखिए तने से जो जुड़ा होता है उसको यहाँ पर पेटियोल यानी कि डंठल बोलते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा। अब देखिए अब चित्र की तरफ चलते हैं कि इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये आपको स्टेम है यानी कि तना है, जैसा कि देख पा रहे होंगे, और ये आपको पत्ती है। तो देखिए ये जुड़ा हुआ है तो पेटियोल यानी कि डंठल से जुड़ा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये लीफ लेमिना है। उसका देखिए ये टिप ऑफ द लीफ है। ये देखिए ब्लेड है, ये जो आपको किनारे दिख रहा होगा ये आपको वेन है। उसका देखिए ये मिड रिब है। तो इस तरह से आपको सभी जो है देखने को मिल रहा होगा। और देखिए ये छोटी छोटी कली जैसे जो होती है एस्टिपल्स होते हैं, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। तो देखिए सभी यहाँ पर आपको तकरीबन ध्यान रखना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चित्र के माध्यम से ध्यान रखिए। उसका देखिए क्या है क्वेश्चन कि अल्कली मेटल्स में क्या होता है। तो देखिए अल्कली जो मेटल्स होते हैं तो उनका जो है गलनांक कम होता है और घनत्व भी कम होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका दोनों सही होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही होगा। अब देखिए क्षार धातुओं जो है यहाँ पर, क्योंकि पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर क्षार बनते हैं, इसलिए क्षार धातुएं यहाँ पर कहलाती है, यानी कि अल्कली मेटल्स होते हैं उसको हिंदी में क्षार धातु बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर क्षार बनते हैं। अब देखिए जो यहाँ पर अल्कली मेटल्स होते हैं जनरली 6 होते हैं, तो 6 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 का यहाँ पर पीरियोडिक टेबल मैंने दिखा रहा हूँ। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लिथियम, सोडियम, यहाँ पर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये 6 जो एलिमेंट्स हैं इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक को हम करके दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर पानी के साथ प्रतिक्रिया करना है। देखिए अगर Na उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि प्लस H2O से प्रतिक्रिया करते हैं तो क्या क्षार बन जाता है? तो जी हाँ। तो यहाँ पर देखिए NaOH बन जाता है। तो इस तरह से H आपको बन जाता है तो क्षार बन जाता है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मोमबत्ती की लौ के पूर्ण दहन के बाहरी क्षेत्र का रंग कैसा होता है। अगर मोमबत्ती जल रही है तो उसके पूर्ण दहन होने के, देखिए पूर्ण दहन ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर पूर्ण दहन नहीं होता है तो येलो कलर का दिखता है। अगर पूर्ण दहन होता है तो इस तरह से आपको बाहरी क्षेत्र का रंग जो है कैसा दिखेगा। तो दोस्तों बाहरी क्षेत्र का रंग नीला दिखेगा, यानी कि ब्लू दिखेगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका जो है चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिए आपको मोमबत्ती है जो कि वैक्स का बना है। उसका देखिए इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स वो ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पर जलता नहीं है। उसका देखिए मिडिल जोन जिसमें पार्सल कम्बशन होता है तो येलो कलर का होता है, और आउटर जोन जहाँ पर कंप्लीट कम्बशन होता है तो ब्लू। तो ध्यान रखिएगा अनबर्न्ड पोर्शन होगा तो काला उसका कलर होगा। अगर पार्शियल यानी कि आधा इस तरह से जलता है तो येलो कलर का होता है, कंप्लीट कम्बशन होता है तो ब्लू कलर का। यानी कि तीनों आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर हॉटेस्ट पार्ट यहाँ पर होगा जहाँ पर कंप्लीट कम्बशन होगा, मॉडरेटली पार्ट बीच में होगा और लिस्ट हॉट यहाँ पर नीचे होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण यानी कि अगर हम बात करते हैं कि कनकव मिरर में वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो देखिए सही अगेन पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम वस्तु अनंत पे रखते हैं तो उसका जो है पॉइंट साइज का इमेज बनेगा, और अगर सी से पर यानी कि बियॉन्ड सी रखते हैं तो यहाँ पर साइज़ कम हो जाएगा। तो दोनों देखिए बिल्कुल सही है। अगर हम अनंत पे रखते हैं यानी कि इन्फिनिटी पे रखते हैं तो बिंदु आकार का बनेगा इसका प्रतिबिंब, और अगर सी से परे रखते हैं तो यहाँ पर साइज उसका कम हो जाएगा। तो दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा।
उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में अत्यधिक धारा का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक्सेसिव करंट हो जाती है, यानी कि अत्यधिक धारा हो जाती है, तो उसके कारण क्या है। तो देखिए डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर, यानी कि तारों का सीधा स्पर्श इसका कारण है। उसके बाद एक ही सॉकेट से कई उपकरणों का कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन ऑफ द मेनी डिवाइसेस टू ए सिंगल सॉकेट। तो देखिए दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सही नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर पहला देखिए जो स्टेटमेंट है कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। उसके देखिए नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा है, बिल्कुल सही है, बहुत छोटा होता है नाभिक का आकार। परमाणु में एक धनावेशित केंद्र होता है जिसमें नाभिक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन यहाँ पर जो है धनावेशित होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। जी हाँ, ये नाभिक होता है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ घूमते हैं। तो तीनों देखिए यहाँ पर बी, सी और डी सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा, क्योंकि यहाँ पर गलत जो है कारण ही पूछा गया है, कथन पूछा गया है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए सही कथन यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, बिल्कुल सही है। और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी कि परावर्तन के नियम इसको बोलते हैं। और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो जी हाँ बिल्कुल दोनों सही है। अब देखिए इसको हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम से देखते हैं। तो देखिए एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इक्वल टू द एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मल। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि एक ही प्लेन में होते हैं। द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए अगर नॉर्मल है तो देखिए अपोजिट साइड में ए इंसिडेंट रे है और ए जो है रिफ्लेक्टेड रे है, तो दोनों देखिए अपोजिट साइड में है, लेकिन दोनों जो है एंगल यहाँ पर समान होगा और देखिए एक ही प्लेन में होगा। तो इसको भी जरूर ध्यान रख लेना है, तीनों नियम यहाँ पर बिल्कुल याद रखना है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। अब देखिए संबंध यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर जो है नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालना है तो यहाँ पर द्रव्यमान जो यानी कि गिवन मास बटा मोलर मास यहाँ पर जो है डिवाइड करना है और उसमें एवोगाड्रो नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, यानी कि देखिए कुल मिलाकर यही करना है कि नंबर ऑफ एटम निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो इसको क्या करना है, गिवन मास जो भी मास दिया होगा उसको जो है मोलर मास से जो है डिवाइड कर देंगे और फिर उसमें अवोगाद्रो नंबर का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए अवोगाद्रो नंबर होता क्या है, तो 6 पॉइंट, ये भी ध्यान रखिएगा 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ये अवोगाद्रो नंबर है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यानी कि अगर विनेगर की बात करते हैं तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो चींटी काटती है तो उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। और यहाँ पर आपको ऑक्जेलिक अम्ल, यानी कि देखिए टमाटर में वैसे जो है एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल तो इस तरह से पाए जाते हैं, लेकिन टमाटर में मुख्यतः जो है यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड ही पाया जाता है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो देखिए सेल जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अवर लाइफ का, तो और जो है एक बेसिक जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर होती है, तो यानी कि जीव का, तो सेल, तो ये सेल जो है यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय और मल्टी सेलुलर होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव अमीबा भी है और पैरामीशियम भी है। अमीबा और पैरामीशियम जो है दोनों जो है यहाँ पर आपको एक कोशिकीय जीव देखने को मिलते हैं। तो दोनों यहाँ पर कथन अगेन बिल्कुल सही है, तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 16 नंबर कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है। तो देखिए मस्तिष्क को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला यहाँ पार्ट अगर हम बात करते हैं तो अग्र मस्तिष्क होता है, उसके बाद मध्य मस्तिष्क होता है और यहाँ पर पश्च मस्तिष्क होता है, यानी कि यहाँ पर आपको हिंड ब्रेन, यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन इसका होता है। और इसमें देखिए हम बात करते हैं कि फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क में ही सेरिबेलम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है, और इसमें जो अग्र मस्तिष्क होता है इसमें ही सोचने वाली भाग होती है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, सी इसका सही उत्तर होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आइसोबर इसको बोलते हैं समभारिक, ध्यान रखिएगा, समभारिक इसको बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि आइसोबार समभारिक और आइसोटोप्स होते हैं समस्थानिक। तो ये समभारिक के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें द्रव्यमान संख्या जो है समान होते हैं, यानी कि द्रव्यमान संख्या जिसका समान है 2 का और इसके परमाणु क्रमांक लेकिन अलग अलग है।
तो इसको ध्यान रखिएगा, तो उसको बोलते हैं समभारिक। तो समभारिक इसको बोलते हैं। तो जैसे कि पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, तो ये आपको जो है देखने को मिलता है कि ये समभारिक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा। तो दोनों अगेन यहाँ पर सही है, तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ से आता है। तो देखिए ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द, तो ये कहाँ से जो है यहाँ पर आता है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा डी, लेफ्ट वेंट्रिकल से, यानी कि दिल का बायां निचला भाग से जो है आता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आधुनिक आवर्त सारणी। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है कि एटॉमिक नंबर के आधार पे इसको सजाया गया है और इसको मोस्ले ने जो है दिया है आधुनिक आवर्त सारणी का, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर वर्ग और आवर्त में बांटा गया है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं उसको आवर्त बोलते हैं जो 7 है, और वर्टिकल लाइनें होती हैं उसको बोलते हैं वर्ग, तो वो 18 है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए समूह पूछा गया है, यानी कि ग्रुप्स पूछा गया है जो कि 18 है, और पीरियड कितना है 7 है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, 18 और 7 इसका सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं से लड़ता है। तो देखिए कीटाणुओं से कौन लड़ता है, तो WBC यहाँ पर लड़ता है, वाइट ब्लड सेल लड़ता है। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पर बी सही होगा। अब देखिए इसका जीवन काल 2 से 4 दिन ही मात्र होता है, जबकि यहाँ पर रेड ब्लड सेल का यहाँ पर 20 से 120 दिन होता है, और हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल बहुत कम होता है। अगर हम बात करते हैं कि 600 अगर RBC है, तो यहाँ पर आपको एक जो है WBC देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि WBC हमारे शरीर में जो है प्रवेश करने वाले कीटाणुओं से लड़ता है। तो श्वेत रुधिराणु इसका सही उत्तर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र का उत्पादन कहाँ पर होता है, यानी कि यूरिन जो है प्रोड्यूस होती है कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर इसका किडनी सही होगा, गुर्दा इसका सही उत्तर होगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आहार नाल, जो आहार नाल होते हैं यानी कि एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ, यानी कि देखिए मुँह से लेके यहाँ पर कहाँ तक होता है, तो मुंह से लेके यहाँ पर गुदा तक होता है। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा, करेक्ट उत्तर ए होगा, यानी कि माउथ से लेके एनस तक होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, यानी कि आहार नाल जो है मुंह से लेके गुदा तक होता है। इसको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ध्वनि के संबंध में, यानी कि साउंड के संबंध में कौन सा यहाँ पर कथन सही है। तो देखिए लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, और श्रिलनेस यानी कि तीखापन जो है आवृत्ति पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए अगेन दोनों सही है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो लाउडनेस होती है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, और तीखापन यानी कि श्रिलनेस जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, यानी कि आवृत्ति पे डिपेंड करती है। तो दोनों यहाँ पर सही है, तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा। ध्वनि के साथ यहाँ पर मैकेनिकल वेव है, यानी कि मैकेनिकल वेव 2 तरह के होते हैं, ट्रांसवर्स और यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूडनल। तो ध्वनि जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि m द्रव्यमान की एक वस्तु को, अगर m द्रव्यमान की एक वस्तु है, ऊंचाई जो है इसका h है, उसको स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है। तो देखिए प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है तो उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो देखिए mgh होती है, mgh होगी, और उसमें गतिज ऊर्जा उस समय क्या होगी, तो 0 होगी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर जो है यहाँ पर आपको बी होगी, यानी कि mgh और शून्य, यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो है mgh होगी और गतिज ऊर्जा वहाँ पर शून्य होगी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट था। हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी का पेपर हुआ था TFCCIL में 28 सितंबर 2021 को, थर्ड शिफ्ट में। इसमें जनरल साइंस के कुल 24 प्रश्न पूछे गए थे, सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो इस पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम। तो देखिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, यानी कि जड़त्व के नियम बोलते हैं। अब देखिए न्यूटन के जो 3 लॉ थे उसमें पहला नियम क्या कहता है, तो कहता है कोई भी वस्तु अगर मतलब रेस्ट में है, यानी कि विरामावस्था में है, या फिर एक समान गति से चल रहा है, तो उसी तरह बना रहेगा। यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यानी कि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा, या फिर एक समान गति से चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो ध्यान रखिएगा, बाह्य बल उसमें कार्य ना करे, यानी कि एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन
एक्सटर्नल फोर्स। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो ये तो नियम कहता है। अब लेकिन इसके कुछ जो है यहाँ पर एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि जब कोई मोटर कार तेज गति से तीव्र मोड़ लेती है तो हम एक तरफ गिर जाते हैं। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। और उसके बाद जब हम बस में खड़े होते हैं, आप इमेजिन करिए जब खड़े होते हैं और बस अचानक चलने लगती है तो क्या होता है कि पैर जो है आगे चली जाती है और जो सर का पोजीशंस होता है उसी समान स्थिति में बना रहता है, जिसके कारण से हम पीछे झुक जाते हैं, तो पीछे की ओर गिरने लगते हैं। और यहाँ पर जो है अचानक यहाँ पर, तो इस कंडीशंस में होगा जब यहाँ पर बस अचानक चलने लगती है। उसी तरह से जब बस अचानक रुकती है तो हम जो है आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो देखिए दोनों यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है ए सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों में से ध्वनि की गति किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है। तो देखिए ध्वनि, इसको साउंड बोलते हैं इंग्लिश में। तो साउंड की गति सबसे ज़्यादा यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ हाईएस्ट। तो हाईएस्ट जो है किस में होती है। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है कि सॉलिड में ज़्यादा होती है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। और देखिए साउंड जो होती है वो वैक्यूम में जो है यानी कि निर्वात में ट्रेवल नहीं करती है, यानी कि साउंड को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। और ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें से अगर आप देख पाएंगे तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है और पानी है। तो देखिए एल्युमिनियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर गैस है, एल्युमिनियम यहाँ पर आपको जो है मेटल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा बी, एल्युमिनियम। अब देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात करते हैं कि एल्युमिनियम में जो है साउंड की गति कितनी होती है, तो 6420, ध्यान रखिएगा 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। और देखिए टेम्परेचर जो है साउंड को अफेक्ट करती है, टेम्परेचर जो है साउंड को अफेक्ट करती है। अगर और एग्जांपल हम देखें तो 0 डिग्री अगर सेंटीग्रेड पे अगर एयर का हम देखें साउंड तो 331 मीटर प्रति सेकंड होती है, और कई बार एग्जाम में आ चुका है। और अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम बात करते हैं एयर की तो 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पर 6420 मीटर प्रति सेकंड एल्युमिनियम की चाल है, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल है। जबकि अगर वायु में जो है अगर यहाँ पर ध्वनि की अगर चाल पूछा जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 331 मीटर प्रति सेकंड, जबकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 343 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए कोशिकाओं के बारे में पूछा जा रहा है और सही कथन ही पूछा जा रहा है। तो देखिए पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर देखिए पादप जो है कोशिका में यानी कि सेल मेम्ब्रेन इज अब्सेंट इन प्लांट सेल। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो है मौजूद होती है, यानी कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन जो है एनिमल सेल। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो सेल यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी कि दोनों, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यानी एनिमल यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों कोशिका में सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ बोला जा रहा है कि पादप कोशिका में जो है यहाँ पर अनुपस्थित होता है, अब्सेंट लिख दिया है, जबकि प्रेजेंट होता है। तो ये देखिए गलत हो चुका है। उसका देखिए सेल वाल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, तो सेल वाल जो है प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, यानी कि पादप कोशिका में जो है सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति जो है मौजूद होती है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, स्टेटमेंट हो गया गलत। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ना तो एक और ना ही दो। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं धुलाई का सोडा, यानी कि धोने का सोडा इसको बोलते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। एक खाने का सोडा होता है NaHCO3, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। उसका देखिए लाइम, चूना का यहाँ पर आपको CaO होता है, ध्यान रखिएगा CaO चूना होता है। उसके बाद देखिए मार्बल यानी कि जो लाइम स्टोन होता है तो CaCO3। कुछ जो है फार्मूला पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, तो मैंने यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का सबसे ज़्यादा पूछा था CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, इसको ध्यान रख लीजिएगा।
उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए सत्य कथन ही पूछा रहा है, तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, यानी कि आवर्त किसको बोलते हैं, जो लेटी हुई लाइनें होती है। तो इस तरह से अगर हम 7 आवर्त होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो इस तरह से लेटी हुई लाइनें होती है, तो इसमें अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का त्रिज्या बढ़ता है। परमाणु का त्रिज्या क्या बोल रहा है, तो बढ़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक न्यूक्लियर एंड आउटर मोस्ट सेल, उसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। यानी कि एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्या किसको बोलते हैं, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसके बीच में, तो एटम का जो न्यूक्लियस होता है और आउटर मोस्ट सेल होता है उसके बीच में। और एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज करता है जब यहाँ पर हम बात करते हैं कि पीरियड में तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो बाएं से दाएं जाने पर यहाँ बढ़ती लिख दिया है, जबकि यहाँ पर घटती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। और देखिए समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। जी हाँ, जब नीचे की तरफ जाते हैं तो बढ़ता है, और यहाँ पर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर घटता है, जबकि यहाँ पर बढ़ता है। तो ये हो गया गलत और दूसरा हो गया सही। तो करेक्ट होगा सी, केवल दूसरा ही यहाँ पर सही हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर होती है तो छवि की स्थिति कहाँ पर होती है। तो देखिए उत्तल लेंस, इसको कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। इसमें जो है क्या होता है, जब वस्तु अनंत पर यानी कि इन्फिनिटी पे होती है तो पोजिशन ऑफ इमेज जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर F2 पर बनता है, तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, एट F2। इसको ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यानी कि फोकस पे बन जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए सही कथन ही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैग्नेटाइट जो है एक प्राकृतिक चुंबक है। तो मैग्नेटाइट क्या है, तो एक प्राकृतिक चुंबक है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, यानी कि नेचुरल मैग्नेट है। अब देखिए जो यहाँ पर जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्या करती है, तो अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो उसको जो है मैग्नेट बोलते हैं। और देखिए स्वतंत्र रूप से अगर हम किसी मैग्नेट को लटकाते हैं तो हमेशा जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ही यहाँ पर जो है संरेखित करता है, यानी कि जो यहाँ पर अलाइन होता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होता है। तो देखिए दोनों कथन यहाँ पर सही हो गया, तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी आपको सही कथन ही पूछा जा रहा है। तो देखिए धमनियाँ वे वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। तो क्या करती है, यानी कि जो आर्टरीज होती है उसको धमनी बोलते हैं हिंदी में। ये क्या करता है, वेसल्स की तरह होता है, विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन। यानी कि अगर हम बात करते हैं जैसे इस तरह से हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन जो होती है उसमें जो है धमनियाँ पहुँचाती है। और सिराएँ क्या होती है, जिसको वेंस बोलते हैं इंग्लिश में, विभिन्न अंगों से रक्त। अब देखिए अगर हम आर्टरीज करते हैं तो हृदय से विभिन्न अंग में जाती है, और अगर विभिन्न अंग से अगर हृदय तक वापस आती है तो उसका कार्य जो है वेंस करता है, यानी कि सिराएँ करता है। तो करेक्ट उत्तर इसका दोनों सही होगा। तो करेक्ट उत्तर ए होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से नहीं काटा जा सकता है। तो देखिए नहीं काटा जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वेरी सॉफ्ट होता है, तो इस वजह से उसको काटते हैं। तो देखिए इसके कारण क्या होता है, तो देखिए इसका कारण होता है कि लार्ज साइज का होता है, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में यानी कि बाह्यतम कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, एटॉमिक जो है बॉन्डिंग जो होता है वो जो है वीक होता है, यानी कि कमज़ोर होता है। और इसका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि BCC स्ट्रक्चर होता है। तो इसको ध्यान रख लेना है। तो इस वजह से जैसे सोडियम हो गया यहाँ पर, उसके पोटेशियम, लिथियम, ये जो है आपको वेरी सॉफ्ट होता है, तो इसको जो है काट सकते हैं, लेकिन कार्बन को चाकू से नहीं काट सकते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर जो है तत्व परमाणुता का कौन सा युग्म सही है। तो देखिए सही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एलिमेंट और एटॉमिसिटी इज करेक्ट। तो देखिए तत्व और परमाणुता के बारे में जो है यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एटॉमिसिटी होता क्या है, तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि जो जितने जो है यानी कि परमाणु प्रेजेंट होते हैं किसी तत्व में, तो किसी मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट में, तो उसको एटॉमिसिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर आप देखे होंगे कि O3 लिखते हैं, तो O3 का मतलब क्या है, तो इस तरह से क्योंकि वो ट्राई एटॉमिक है, यानी कि 3 एटम से मिलकर ये जो है बना हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा।
इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा हीलियम, क्या यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो हीलियम क्या मोनोएटॉमिक है, बिल्कुल सही बात है। और ऑक्सीजन क्या ट्राई एटॉमिक है, गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन O2 होता है, ये डाई एटॉमिक होता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि मोनो एटॉमिक कौन होता है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, यानी कि जो जितने भी नोबल गैस होते हैं वो मोनो एटॉमिक गैस होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। अगर बात करते हैं डाई एटॉमिक में कौन होता है, तो देखिए H2, यानी कि हाइड्रोजन H2 लिखते हैं, O2 ऑक्सीजन और N2, ये होते हैं आपको डाई एटॉमिक। और यहाँ पर ट्राई एटॉमिक कौन होते हैं, तो O3 होते हैं। और पॉलीएटॉमिक में जैसे P4, यानी कि जो फास्फोरस होता है P4 और सल्फर एसिड, तो ये होता है, आपको ध्यान रखना है, पॉली एटॉमिक। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर दूसरा सही है, केवल एक ही यहाँ पर सही है, तो करेक्ट उत्तर डी होगा, केवल एक ही यहाँ पर सही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए जो DFCCIL का यहाँ पर बात, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा जो है पूछा गया था। अब देखिए सही पूछा है, तो जो पदार्थ ऊष्मा को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देता है तो वे ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जी हाँ, अगर वो ऊष्मा को आसानी से जाने देता है तो सुचालक ही होगा। उसके जो वे सामग्रियाँ, यानी कि वे पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से अपने अंदर से गुजरने नहीं देती है, वो कुचालक है। जैसे जितने भी मेटल्स होते हैं मोस्टली, वो क्या होते हैं कि वो सुचालक होते हैं। और कुचालक जैसे लकड़ी हो गया, इस तरह से आपको ग्लास हो गया, तो ये सब क्या है कि आपको कुचालक देखने को मिलता है। तो इसका भी यहाँ पर आपको दोनों बिल्कुल सही है, तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पौधों को कितने जो है समूहों में विभाजित किया गया है। तो देखिए जो पौधे होते हैं, यानी कि प्लांट होते हैं, उसको जो है यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि 5 जो है वर्ग में विभाजित किया गया था। और देखिए पांचों का नाम पूछा जा सकता है। तो देखिए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यहाँ देखिए पी साइलेंट है तो इसको पढ़िएगा टेरिडोफाइटा। उसके बाद यहाँ पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो 5 जो है भाग में विभाजित किया गया है पौधों को, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ में जो है आर प्रेजेंट इन द, तो ये कहाँ पर जो है प्रेजेंट होती है, तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है। तो ये कहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है, तो ये पेट की दीवार में, यानी कि वॉल ऑफ द स्टमक में जो है प्रेजेंट होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, यानी कि पेट की दीवार में मौजूद होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पर अगेन सत्य कथन पूछा जा रहा है। तो देखिए मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, तो मेटल का यहाँ पर जो ऑक्साइड होता है वो क्या एसिडिक नेचर का होता है, यानी कि अम्लीय प्रकार का होता है, तो गलत है। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, इन्होंने एग्जाम में उल्टा कर दिया है। यानी कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो ध्यान रखना है। और अधात्विक ऑक्साइड जो है यहाँ पर एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे दोनों यहाँ पर कथन हो गया गलत, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए एसिड को अगर मेटल ऑक्साइड से अगर प्रतिक्रिया करवाते हैं, एसिड को अगर मेटल ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर साल्ट और वाटर बनता है, तो इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर अगेन देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और कथन सही ही पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रिक्शन इज काउड बाय द इरेगुलरिटी जो है ऑन द टू सरफेस इन द कॉन्टैक्ट, यानी कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो सतहों पर अनियमितताओं के कारण होता है। तो देखिए यहाँ पर अगेन ये सही है। उसके बाद घर्षण एक आवश्यक बुराई है, यानी कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एवल। जी हाँ, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप चल भी नहीं पाएंगे। तो इस तरह से आप ध्यान रख पाएंगे कि यहाँ पर फ्रिक्शन जो है कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर एक आवश्यक बुराई इसको कह सकते हैं, नेसेसरी एविल है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि खसरा जो है किसके कारण होता है। इसको इंग्लिश में मीजल्स बोलते हैं। तो खसरा दोस्तों एक वायरस के कारण होता है, तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, यानी कि विषाणु के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, जो खसरा होता है वो विषाणु के कारण होता है, यानी कि वायरस के कारण। अब देखिए जो वायरस का नाम क्या है, तो रूबेला वायरस। तो रूबेला वायरस के कारण जो है खसरा होता है। और एक क्या है, एयरबोर्न डिजीज़ है, यानी कि एक जो है आपको हवा में जो है हवा के द्वारा भी ये बीमारी हो सकती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एयरबोर्न डिजीज़। और जो है ये खसरा जो होता है वो बेसिकली बच्चों में होता है, स्पेशली बात करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बड़ों में नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर जो है ये चिल्ड्रन में इसका केस देखने को मिलता है। और इसमें फीवर, वोमिटिंग और स्किन पे जो है छाले पड़ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या क्या होता है, तो बुखार लग जाती है, वोमिटिंग होगा और यहाँ पर जो है छाले पड़ जाएंगे स्किन पे। तो इस तरह के जो है लक्षण देखने को मिलते हैं। तो रूबेला वायरस इसका मेन कारण है, तो वायरस यानी कि विषाणु इसका सही उत्तर होगा, तो खसरा ध्यान रखिएगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए स्टेटमेंट बेस्ड ही है। निम्नलिखित में से वह कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा पौधे अवशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाते हैं, यानी कि टेक्निक ऑफ बाय विच प्लांट गेट रीड ऑफ द बेस्ट मटेरियल। तो देखिए गोंद और राल के रूप में भंडारण, और यहाँ पर जो है गिरते पत्तों में हटा दिया गया। तो दोनों देखिए सही है, यानी कि स्टोरिंग एज ए गम इन द रीजन और रिमूव्ड इन द फॉलिंग लीव्स। तो इस तरह से जो है यहाँ पर करेक्ट उत्तर ए सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रति सेकंड लगभग कितना कंपन से कम आवृत्तियों की ध्वनियां मानव कान द्वारा नहीं पहचानी जा सकती। अब देखिए ये थोड़ा सा जो है घुमाकर क्वेश्चन है। अब बोलेंगे ऐसा क्या घुमाकर है, तो देखिए जो ऑडिबल साउंड होती है, यानी कि जिस साउंड को मानव जो है सुन सकता है, उसकी जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज। ध्यान रखिएगा 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अब देखिए यहाँ पर ये अगर सिर्फ आपको पता होगा ऑडिबल साउंड का, यानी कि सुनने योग्य जो ध्वनि होती है उसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अब देखिए 20 हर्ट्ज से ज़्यादा कौन कौन है, तो देखिए 40 है, 50 है, 35 है। तो इसको तो मानव सुन सकता है, लेकिन देखिए नहीं पहचानी जा सकती है। तो यहाँ पर 20 हर्ट्ज, तो 20 हर्ट्ज देखिए यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। अब बोलिएगा 20 हर्ट्ज तो आपने लिखा है, तो देखिए इससे और इससे कम वाले को जो है मानव सुन नहीं पाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए 20 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज से जो कम होते हैं उनको इंफ्रासोनिक साउंड उसको बोलते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले को अल्ट्रासोनिक साउंड उसको बोलते हैं। तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर ये सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि कुल यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि कुल टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो इसमें ज़्यादा जो है कुछ है नहीं। तो यानी कि कुल अगर हम एम की बात करते हैं तो होता है के ई प्लस पी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को जो है यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। और देखिए के ई को एक फार्मूला ध्यान रखिएगा, ये होता है ½ mv², जहाँ m मास और v वेलोसिटी होता है, और p यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, जबकि m मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h जो है ऊंचाई होता है। तो इस तरह से आप ध्यान रख पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है, यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है इज सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। तो इसको आप लोग ध्यान रखना है कि पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उससे जो है ग्रोथ हार्मोन निकलती है। और पीयूष ग्रंथि को यहाँ पर जो है मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मास्टर ग्रंथि भी इसको बोला जाता है। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए कई बार एग्जाम में आते हैं, तो रक्त का होता है 7.4, और ये क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि 7 से ऊपर जैसे बढ़ते जाएंगे 14 तक वो क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि रक्त जो है क्षारीय प्रकृति का होता है, 7.4 इसका पीएच मान होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा हाथ जो है कंधे से किस प्रकार जुड़ा होता है। तो हमारा जो हाथ होता है वो कंधे से, यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि बॉल और सॉकेट जॉइंट से जुड़ा होता है, और एल्बो जो होता है हमारा कोहनी होता है वो हिंज जॉइंट से जुड़ा होता है। तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हिंज जॉइंट से जुड़ा होता है, यानी कि जो ऑप्शन ए में है उससे जुड़ा कोहनी होता है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ा होता है जो अपना शोल्डर होता है। तो इस तरह से यानी कि कंधे जो होते हैं बॉल और सॉकेट से, कोहनी जबकि हिंज जॉइंट से जुड़ा होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल नहीं है। अब देखिए दो तरह के बल जनरली पाए जाते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं जो मस्कुलर फोर्स होती है वो होती है कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि इसको जो है कॉन्टैक्ट के द्वारा ही ये बल लगाया जा सकता है। जबकि मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि विद्युत बल, और गुरुत्वाकर्षण बल एक क्या होती है, तो नॉन कॉन्टैक्ट यानी कि गैर संपर्क बल है। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा बी, मांसपेशीय बल। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एटॉमिक नंबर क्या होती है। तो देखिए एटॉमिक नंबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। तो ध्यान रखना है, अगर हम किसी को इस तरह से निरूपित करते हैं, एक्स अगर कोई एलिमेंट है जिसमें जेड जो है उसकी एटॉमिक नंबर और यहाँ पर ए जो है एटॉमिक मास नंबर है, तो ए बराबर होता है जेड प्लस एन, यानी कि एटॉमिक नंबर प्लस यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या तो हो जाती है मास नंबर, और यहाँ पर जो है एटॉमिक नंबर होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या। तो इस तरह से आपको प्रोटॉनों की संख्या बराबर जो है होती है एटॉमिक नंबर। तो आज हम पेपर जो डिस्कस करेंगे वो है DFCCIL में जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD का पेपर हुआ था 30 सितंबर 2021 के। इसमें जो है साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि कुल मिलाकर 18 प्रश्न पूछे गए थे, सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि साउंड जो है किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्वनि की बात करते हैं। तो देखिए ध्वनि जो होती है वो मैकेनिकल वेव, यानी कि यहाँ पर आपको
यांत्रिक तरंग होती है। और यांत्रिक तरंग को जो है दो यहाँ भाग में विभाजित करते हैं, एक होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्ध्य, यानी कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो ध्वनि जो होती है वो होती है अनुदैर्ध्य तरंगे, यानी कि आपको ध्यान रखना है लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। और इसके चलने के लिए, यानी कि जितने भी मैकेनिकल वेव होते हैं उसको चलने के लिए क्या होती है कि एक मीडियम की ज़रूरत होती है, यानी कि माध्यम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर निर्वात में वो नहीं चल सकती है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए जो साउंड की जो स्पीड होती है मैक्सिमम होती है सॉलिड में, उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लिक्विड में, और फिर उसके बाद गैस में। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। अब देखिए यहाँ पर पिच ऑफ द साउंड जो है वो डिटरमिन्ड बाय द फ्रीक्वेंसी, जो उसकी पिच होती है साउंड की वो फ्रीक्वेंसी के द्वारा डिटरमिन किया जाता है, और जबकि इसका लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड के द्वारा जो है डिटरमिन किया जाता है। तो इस तरह से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार जो है चूने के पानी में पाया जाता है। तो देखिए चूने के पानी में जो पाया जाता है तो वो होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि CaO यानी कि इसको जो है चूना बोलते हैं, यानी कि, और इसको पानी में अगर डाल देते हैं तो यहाँ पर CaOH का होल 2 बन जाता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए सही कथन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पोटेशियम सोने की तुलना में अधिक क्रियाशील है और कैल्शियम शीशे की तुलना में कम क्रियाशील है। तो यहाँ पर आप कुछ पहले चार्ट में दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए चार्ट देखिए, मेटल जो कि हाई रिएक्टिव होती है, तो देखिए पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम, लिथियम, बेरियम, और नीचे जैसे जैसे आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब जो है लिस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए हम आते हैं जो है क्वेश्चन पे, तो आप देख पा लिए होंगे। तो देखिए पोटेशियम की तुलना में, पोटेशियम सोने की तुलना में अधिक क्रियाशील है, तो बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। कैल्शियम शीशे की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है, जी नहीं, कैल्शियम जो है शीशे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो ये हो गया गलत। तो करेक्ट उत्तर होगा डी, केवल एक ही यहाँ पर सही हो गया है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म जो है सही है। तो देखिए सही युग्म ही यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पादप कोशिका छोटी रिक्ताओं की संख्या जो है यहाँ पर है, और जंतु कोशिका में बड़ी केंद्रीय राजधानी है, यानी कि प्लांट सेल में नंबर ऑफ द स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं और एनिमल सेल में बिग सेंट्रल वैक्यूल होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दोनों यहाँ पर गलत है, दोनों यहाँ पर गलत है। अब बोलिएगा क्यों। तो देखिए सेल क्या होता है, एक फंडामेंटल जो है यूनिट होती है लाइफ की। प्लांट सेल हैव ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट कैन ऑक्यूपाई अप टू द 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, यानी कि जो प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका में होती है, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स बोला गया, जबकि यहाँ पर लार्ज वैक्यूल्स होगा, और जो कि 90% जो है सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। तो यहाँ आपको गलत हो गया। उसका देखिए एनिमल सेल मेनी स्मॉल वैक्यूल, यहाँ पर बिग सेंट्रल होगा, जबकि यहाँ पर स्मॉल वैक्यूल होगा, और यहाँ पर स्मॉलर देन दैट ऑफ द प्लांट सेल। तो इस तरह से दोनों यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चल गया। तो करेक्ट उत्तर होगा बी, ना तो एक और ना ही दो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए सही कथन अगेन पूछा जा रहा है। तो देखिए एक बल किसी वस्तु की स्थिति में जो है परिवर्तन ला सकता है, जी हाँ ला सकता है, और विश्राम की अवस्था की भी गति की अवस्था है। जी हाँ, स्टेट ऑफ द रेस्ट इज आल्सो स्टेट ऑफ द मोशन। तो जी हाँ, तो दोनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए अगेन यहाँ पर सही कथन पूछा जा रहा है। तो देखिए आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो धमनियाँ होती है वो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है उसको जो है काम क्या है, तो ऑक्सीजन जो रिच ब्लड होता है उसको हृदय से जो है हृदय से लेकर सभी जो है अंगों तक पहुंचाना, ये धमनियाँ का काम है, यानी कि आर्टरीज का काम है। जबकि नसें यानी कि वेंस का काम क्या है कि वो जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होती है उसको जो है शरीर के विभिन्न भाग से जो है उसको हार्ट तक पहुंचाना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन का प्रकार है। तो देखिए दहन यानी कि कंबशन का कौन सा यहाँ पर एक प्रकार है। तो देखिए तीन तरह के जो है कंबशंस होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो कि यहाँ पर रैपिड है, स्पॉन्टेनियस है, एक्सप्लोजन है। तो यहाँ पर डी सही होगा। 1, 2 और 3 तीनों जो है एक दहन का प्रकार है, यानी कि टाइप्स ऑफ कंबशंस है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है साधारण जो है पादप उत्तक है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू और यहाँ पर कम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू दो तरह का पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए सिंपल प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं और यहाँ पर एक होती है कम्प्लेक्स। तो देखिए कम्प्लेक्स में दो उदाहरण ध्यान रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम। जबकि सिंपल जो है परमानेंट प्लांट टिश्यू में बात करते हैं तो है पैरेन्काइमा, सेलेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। तो ये तीनों जो है सिंपल है। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम दो हैं, ये जो है कम्प्लेक्स है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि समस्थानिक के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखिएगा समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। सब परमाणु क्रमांक जो है समान होते हैं तो वो होते हैं समस्थानिक, और इसमें द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। और इसके जस्ट उल्टा कर दीजिए, यानी कि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान तो समभारिक, जबकि समस्थानिक में यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फिर से सही कथन पूछा जा रहा है कि घर्षण को कम करने के लिए जूतों के तलवों का उपचार किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए घर्षण की हम बात करते हैं तो सोल ऑफ द शू आर ट्रीटेड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो देखिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए सोल नहीं दिया जाता है, बल्कि फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप चल नहीं पाएंगे और गिर जाएंगे, तो इसलिए सोल लगाया जाता है ताकि फ्रिक्शन जो है कुछ वहाँ पर जनरेट हो। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। और देखिए घर्षण को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर हम पाउडर छिड़कते हैं। जी हाँ, यहाँ पर घर्षण की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम पाउडर छिड़कते हैं और चाहते हैं कि जो उसमें गोटी होता है और आसानी से जो है अपना जो है चले जाए होल में। तो इस तरह से आप ध्यान रख पाएंगे कि केवल जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब फिर से सही कथन पूछा रहा है और यहाँ पर दो फार्मूले आपको बहुत ही ध्यान रखने हैं सूत्र, एक दर्पण सूत्र और एक लेंस का सूत्र। तो देखिए दोनों यहाँ पर कर दिया है उल्टा, तो दोनों स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर गलत। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। अब देखिए दर्पण सूत्र अगर हम बात करते हैं तो प्लस कर दीजिए और लेंस का सूत्र में माइनस कर दीजिए तो होगा। अब देखिए भी क्या है, तो यहाँ पर भी रखना है कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी कि दर्पण से जो है यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी होगी और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस होगा उसको यू बोलते हैं, और जो फोकल लेंथ होता है यानी कि फोकस दूरी होती है वो एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। तो आप सही करके इसको जरूर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो फिर से सही कथन पूछा जा रहा है तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़ता की माप है। जी हाँ, बिल्कुल जड़ता की यहाँ पर माप बिल्कुल है, और एक पृथक प्रणाली में कुल संवेग संरक्षित रहती है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल जो है मोमेंटम जो है कंजर्व होता है। तो बिल्कुल सही है। तो दोनों यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं का जो रस्ट रोग होता है किसके कारण से होता है। तो जो गेहूं का रस्ट रोग होता है वो फंजाई के कारण यानी कि कवक के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा कवक के कारण जो है गेहूं में रस्ट रोग जो है लग जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर अधातु है, अधातु नहीं है। तो देखिए अधातु भी है और नहीं भी है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कौन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सिलिकन, तो जर्मेनियम और सिलिकन दो यहाँ पर उपधातु के बारे में जरूर पढ़े होंगे। तो देखिए आयोडीन, नाइट्रोजन और रेडॉन ये अधातु है, जबकि सिलिकन जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तो ये नॉन मेटल है। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किसी विशिष्ट ध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए। तो देखिए 1/10 सेकेंड यानी कि 0.1 सेकेंड चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए इको जो यानी कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो श्रोता होती है और जहाँ से टकरा के आती है तो उसके बीच कम से कम दूरी कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो देखिए जब हम बचपन में बताते हैं कि जब कोई पहाड़ के नीचे जाते थे या फिर स्कूल के पीछे आते थे तो क्या करते थे, हलो हलो करते थे और वहाँ पर 2-3 बार सुनाई देती थी, तो करने में मज़ा आता था। आई होप आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा। तो उसको जो है इको बोलते हैं, यानी कि ध्वनि प्रतिध्वनि बोलते हैं उसको। और उसको जो है कम से कम जो है 16.6 मीटर की दूरी चाहिए, और उसके लिए जो है कान पर जो प्रभाव होता है 1/10 सेकेंड तक होता है। तो यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक जो यहाँ पर आपको कोशिका होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या 1 होती है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए प्रोकैरियोटिक जो होती है वो बैक्टीरिया, ब्लू
जो है ग्रीन एल्गी होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। इसके अलावा जितने भी जीव पाए जाते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में दो ध्यान रखना है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन जो शैवाल्स होते हैं वो होते हैं, बाकी उसके अलावा यूकैरियोटिक होते हैं। और प्रोकैरियोटिक में एक गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए सही कथन यहाँ पर अगेन पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक सीसा और पारा है। तो क्या ये ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं? नहीं जी। शीशे की तुलना में चांदी है और तांबा ऊष्मा के खराब चालक हैं। तो देखिए चांदी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो देखिए ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं। तो ना तो एक और ना ही दो, दोनों यहाँ पर गलत हो गया। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अग्नाशय जो है रस स्रावित करता है। तो पैनक्रियाज सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर पैनक्रियाज होता है, जो अग्नाशय होता है, वो अग्नाशय रस जो है स्रावित करता है, जिसमें जो है कौन सा एंजाइम जो है पाया जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ट्रिप्सिन और लाइपेज दोनों एंजाइम यहाँ पर पाए जाते हैं अग्नाशय में। यहाँ पर ध्यान रखना है अग्नाशय जो है अग्नाशय रस जो है स्रावित करता है, जिसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, एक और दो दोनों सही। जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है डीएफसी साइल में जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी का पेपर हुआ था 30 सितंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में। इसमें जनरल साइंस के कुल 18 प्रश्न पूछे गए थे, इसको हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु उत्तक है। तो देखिए एनिमल टिश्यू के बारे में जो है यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए जो एनिमल टिश्यू होता है क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ सेल होता है, यानी कि कोशिका का एक ग्रुप होता है जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन इसका होता है। तो ये आपको बहुत तरह के देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली 4 तरह के जो है एनिमल टिश्यू देखने को मिलता है। तो एपिथेलियल होता है, मसल्स होता है, कनेक्टिव होता है और न्यूरल होता है। ध्यान रखिएगा कनेक्टिव टिश्यू जो है मसल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो यहाँ पर आप देखिए एपिथेलियल यानी कि उपकला होते हैं, उसके बाद मस्कुलर यानी कि मांसल होते हैं। इसके अलावा आपको कनेक्टिव और न्यूरल टिश्यू भी देखने को मिलते हैं। तो देखिए दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर इसका ये होगा, एक और दो दोनों सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीवों का कौन सा जोड़ा सही है। अब देखिए सूक्ष्म जीवों यानी कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन सा जोड़ा सही है, तो सही ही पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए पैरामीशियम। तो पैरामीशियम क्या होता है, तो ये प्रोटोजोआ का जीनस होता है। तो यहाँ पर देखिए अलगी का यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए ये हो गया गलत। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो फाइलम इसका प्रोटिस्टा होता है, यानी कि पैरामीशियम जो है प्रोटिस्टा फाइलम से बिलोंग करता है। और इसका शेप जो होता है चप्पल का आकार का होता है। ध्यान रखिएगा जिस तरह से स्लीपर चप्पल होता है उसके आकार का पैरामीशियम का आकार होता है। और देखिए पेनिसिलियम जो होता है ये एक आपको फंगस देखने को मिलता है। तो देखिए ये भी आपको गलत हो गया। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। तो ना तो एक और ना ही दो, यहाँ पर करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि गेहूं का रस्ट रोग जो है किसके कारण होता है। तो गेहूं का रस्ट रोग दोस्तों ये फंगी के कारण होता है, यानी कि कवक इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। अब देखिए अलैंगिक प्रजनन को इंग्लिश में बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन में क्या होता है कि ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, यानी कि 2 पेरेंट्स होते हैं लैंगिक में, लेकिन अलैंगिक में क्या होते हैं कि एक ही पेरेंट जो है यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं और उसमें सेक्स सेल जो है इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी कि सेक्स सेल जो होते हैं वो इन्वॉल्व इसमें नहीं होता है। इसमें जो है मेन डिफरेंस यही है कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और इसमें सेक्स सेल भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और इसमें जो है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में इस तरह के जो है प्रजनन देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों तरह के जीवों में अलैंगिक प्रजनन देखने को मिलता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है कौन से विधि होते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बाइनरी फिजन्स होते हैं, बडिंग होते हैं, फ्रेगमेंटेशंस होते हैं, वेजिटेटिव होते हैं और उसके बाद स्पोरोजेनेसिस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन होते हैं, एक बार और मैं बताता हूँ। तो बाइनरी फिजन्स होते हैं, बडिंग्स होते हैं, फ्रेगमेंटेशंस होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस होते हैं और स्पोरोजेनेसिस होते हैं। यानी कि फ्रेगमेंटेशन और का मैंने नाम लिया, जी हाँ फ्रेगमेंटेशन का नाम मैंने लिया है, लेकिन पॉलिनेशन का क्या मैंने नाम लिया तो नहीं, क्योंकि पॉलिनेशन जो होता है यानी कि परागन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है, यानी कि लैंगिक प्रजनन होता है। तो यहाँ पर केवल और केवल एक ही सही होगा, तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है, यानी कि मेटलॉइड है। तो देखिए जर्मनी, सिलिकॉन, ये आपको जो देखने को मिलते हैं, जर्मनी, सिलिकॉन, तो बोरोन, तो इस तरह के जो है आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे उपधातु। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर जो होगा वो होगा बोरोन, यानी कि जर्मनी, उसके बाद यहाँ पर आपको सिलिकॉन, बोरोन, आर्गन, तो यहाँ पर आपको बोरोन इसका सही उत्तर होगा। इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आपको मेटलॉइड देखने को मिलते हैं जिसमें जो है मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब देखिए एल सेल होता है, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है क्या होती है। तो देखिए जो यहाँ पर एनर्जी लेवल्स होते हैं उसको हम के, एल, एम, एन में दर्शाते हैं। तो इस तरह से ए एनर्जी लेवल है। अब इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको दर्शाने के लिए एक फार्मूला जो है होता है 2n²। तो देखिए एन जहाँ की नंबर ऑफ सेल होगा, यानी कि कौन से लेवल का एनर्जी है। तो देखिए के एक मानते हैं, यानी कि पहला लेवल का है, तो इसमें एक पुट कर देंगे तो 2 आएगा। उसके बाद एल में हम 2 यहाँ पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर एन की जगह 4 रखेंगे तो 32 हो जाएगा। तो एल में कितना हो गया, तो देखिए 8 हो गया। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। इस तरह से आप सिर्फ एल का नहीं, के का भी मैंने बताया, एल का, एम का, एन का, इसी तरह से और आगे भी फर्दर निकाल सकते हैं। 2n² फार्मूला आपको ध्यान रखना है। कौन से एनर्जी लेवल है, के, एल, एम, एन, ओ, इस तरह से जो है आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है। अब देखिए इसमें धातु नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो इसमें से धातु जो है कौन नहीं है, तो क्या मैंने अभी थोड़े ही देर पहले बताया कि जर्मेनियम और सिलिकॉन और बोरोन, आर्गन, ये सब क्या होते हैं, उपधातु यानी कि मेटलॉइड होते हैं। तो इसमें देखिए सिलिकॉन आ गया, तो सिलिकॉन जैसे ही देखने को मिलेगा ये उपधातु है, यानी कि धातु नहीं है। जबकि थैलियम, कैडमियम, इरिडियम ये क्या है, धातु है। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लेना है। अब देखिए सिलिकॉन की बात करते हैं, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कई बार पूछा गया है, तो 14 होते हैं एटॉमिक नंबर। तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि परमाणु संख्या सिलिकॉन का 14 होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए सत्य कथन भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। तो ऐसा होता है क्योंकि सिल्वर जो रिएक्ट करती है सल्फर के साथ और उसके बाद यहाँ पर सिल्वर सल्फाइड बना देती है। तो सिल्वर सल्फाइड बना देती है Ag2S। इस तरह से Ag2S बना देती है सिल्वर सल्फाइड, और ये ब्लैक कलर का होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए तांबा हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है और हरे रंग की परत कर लेता है। तो ये भी सही है क्योंकि कॉपर जो है कॉपर कार्बोनेट बना देती है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ध्यान रखिएगा कि चांदी जो है हवा के संपर्क में आने पर ये आपको ध्यान रखना है कि ये रिएक्ट करती है सल्फर के साथ और यहाँ पर जो है सिल्वर सल्फाइड बना देती है Ag2S, और ये ब्लैक कलर का होती है। जबकि तांबा जो है जो नम कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ प्रतिक्रिया करती है और कॉपर कार्बोनेट बना देती है। कॉपर कार्बोनेट और सिल्वर सल्फाइड बनाती है। तो इस तरह से जो है कॉपर कार्बोनेट का जो रंग होता है हरा रंग का होता है। तो इस तरह से आपको दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर इसका 1 और 2 दोनों सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तल दर्पण में, यानी कि कन्वेक्स मिरर में जब वस्तु अनंत पर होती है, देखिए क्या है, वस्तु अनंत पर होती है, तो कौन सा सही है यहाँ पर। तो देखिए जब यहाँ पर आपको अनंत पे वस्तु देखने को मिलती है तो छवि का आकार बिंदु आकार का होगा, यानी कि पॉइंटेड, यानी कि साइज का होगा उसका इमेज, और प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी आभासी होगी और सीधी होगी। तो इसको ध्यान रखिएगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको एकदम जो है बिंदु आकार का होगा। तो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि घर्षण के संबंध में, यानी कि फ्रिक्शन के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब देखिए सही कथन ही यहाँ पर फिर से पूछा जा रहा है। तो देखिए रोलिंग फ्रिक्शन जो होगी वो स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन होगी आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब किसी वस्तु को घसीट के ले जाना होता है और किसी में जो है चक्का लगा हुआ है तो किसको ले जाना आसान होता है, तो यानी कि चक्के वाले को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन वहाँ पर कम होती है एज कंपेरिजन टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो बिल्कुल सही है। अब देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अ स्मॉलर देन दैट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखिए यहाँ पर अगेन जो है सही है क्योंकि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्मॉलर होती है स्टैटिक फ्रिक्शन के। तो इस तरह से दोनों बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है ए सही होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर
बल एक अदिश राशि है? जी नहीं, यही जो है गलत हो गया, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें दिशा के साथ साथ परिणाम भी होती है, और यहाँ पर जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को भी ये फॉलो करती है। तो ध्यान रखिएगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को भी फॉलो करती है ये, इसमें दिशा भी होती है, परिणाम भी होती है। तो ये एक जो है सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए, बल किसी वस्तु की गति की दिशा में बदल सकता है। जी हाँ, अगर किसी वस्तु जा रही है तो उसके जो है हम जो है बल लगाकर उसकी दिशा बदल सकते हैं, आकार भी बदल सकते हैं, और किसी वस्तु को आराम से हिला भी सकते हैं। तो देखिए, बी, सी और डी सही है, तो ए इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए, सत्य कथन अगेन पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पर सही है। तो देखिए, अम्ल जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो क्या, एक ट्रिक जान रखिए कि अनील, तो एक देखिए नाम तो आपने सुना होगा कि अनिल होता है। तो देखिए, अ से हो गया अम्ल, ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कभी नहीं भूलिएगा कि अम्ल जो है क्या करता है और जो है क्षार क्या करता है। तो देखिए, अनिल नाम याद रखिए। अनिल जो है, देखिए, नी से हो गया नीला और ला से हो गया लाल, यानी कि जो अम्ल है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पर देखिए, लाल लिटमस पत्र को नीला, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, तो गलत हो गया। क्षार देखिए, नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है, तो ये भी जो है उल्टा लिखा हुआ है। यानी कि अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल, और क्षार जो है यानी कि बेस जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो इस तरह से दोनों यहाँ पर गलत हो गया था, ना तो एक और ना ही दो। जो मैंने बताया है उसको ध्यान रखिएगा, बाकी जो है क्वेश्चन इसका आंसर बी होगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए, सही कथन फिर से पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस होते हैं यानी कि सोपोसी पोषन्स होते हैं, उसमें जो है इन्वॉल्व द इनटेक ऑफ द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण से सरल जो है अकार्बनिक पदार्थों का सेवन शामिल होता है। तो बिल्कुल सही है कि स्वपोषी पोषण में जो क्या होता है कि पर्यावरण से जो सरल अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उसका सेवन शामिल होता है, और जबकि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में अन्य जीवों द्वारा तैयार जटिल सामग्री का सेवन किया जाता है। तो दो यहाँ पर सिंपल जो है पोषन्स होते हैं यानी कि न्यूट्रिशंस होते हैं, स्वपोषी और हेट्रोट्रोफिक। स्वपोषी में क्या होता है कि पर्यावरण से सरल जो है अकार्बनिक पदार्थों का सेवन, जबकि हेट्रोट्रोपिक पोषण में क्या होता है कि अन्य जीवों जो तैयार करती है जटिल सामग्री उसका सेवन करते हैं। तो दोनों यहाँ पर अगेन सही है, तो करेक्ट उत्तर होगा एक और दो, दोनों सही होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का यहाँ पर परिणाम नहीं है। तो प्रकाश की प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सितारों की जगमगाहट यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। तो यहीं पर जो है गलत यहाँ पर दिया हुआ है, जबकि कलर ऑफ स्काई ब्लू अगर है तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। टिंडल इफेक्ट प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। कलर ऑफ सन एट द सनराइज एंड द सनसेट, तो ये भी आपको जो है प्रकीर्णन के कारण देखने को मिलती है। जबकि पहला ऑप्शन जो है सितारों की जगमगाहट यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है सितारे यहाँ पर चमकते हैं, तो यानी कि जगमगाते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, तो करेक्ट उत्तर ए सही होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इनर लाइनिंग ऑफ द न्यूमरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड बिली। तो बिली जो है किसको कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो स्मॉल इंस्टेंटाइन होते हैं यानी कि छोटी आंत की आंतरिक परत में क्या ध्यान रखना है कि छोटी आंत की जो है आंतरिक परत में कई उंगलियां जैसी जो है उभार होते हैं, उसको बिली कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये छोटी आंत में जो है पाया जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गति के प्रथम नियम। तो देखिए, गति के यानी कि लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने दिया था, और 3 नियम यहाँ पर बताए गए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि फर्स्ट लॉ में जो है वो जड़ता का नियम जो है मिलता है, तो जड़त्व का नियम, तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा। लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ से मिलता है। सेकंड से जो है यहाँ पर जो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। थर्ड से जो है फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस होता है। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है। तो पहला नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए, अगेन सत्य कथन पूछा जा रहा है। तो देखिए, सम मेटल रिएक्ट विद द वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर देखिए, कुछ धातुएं जो होती है पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है, और क्या बनाती है, धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो बिल्कुल सही है, इसको प्रतिक्रिया करके आप देख सकते हैं। सामान्यतः अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो बिल्कुल सही है कि अधातु जो होती है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, वो सामान्यतः केस में, यानी कि जनरली जो है कुछ केसेस में करती है, लेकिन जनरली जो है अधातुएं जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो देखिए, यहाँ पर दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है, तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। फिर से सही कथन पूछा जा रहा है। तो देखिए पृथ्वी पर सभी स्थानों पर भार अस्थिर रहता है। तो देखिए यहाँ पर गलत है, क्योंकि भार जो है अस्थिर नहीं होता, क्योंकि जी का वैल्यू जो है बढ़ते घटते रहता है। तो उस वजह से जो है भार, अगर हम भार निकालते हैं तो W = mg होता है। तो यहाँ पर देखिए जी पे डिपेंड कर रहा है, तो जी जब समान है ही नहीं तो यहाँ पर भार कैसे समान होगा। जब सभी वस्तुओं को तरल में डुबाया जाता है तो उसमें उछाल का एक बल अनुभव होता है, उसको फोर्स ऑफ बायोंसी बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, तो ये बिल्कुल सही है। और देखिए पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। तो देखिए द्रव्यमान जो है सेम होता है, द्रव्यमान जो है यानी कि मास जो है ऑलवेज सेम। तो इसको ध्यान रखिएगा। और किसी पिंड का द्रव्यमान वह बल है जिसे पृथ्वी उसे आकर्षित करती है। तो ये द्रव्यमान नहीं बल्कि ये वेट होता है, भार होता है। यानी कि किसी पिंड का भार वह बल है जिसे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है बी सही है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। तो इस तरह से जो है पूरे जो है कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी सेट में क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस का कंप्लीट हो चुका है। अब अदर सेक्शन भी डिस्कस करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते दोस्तों, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।